आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक इतिहास की। पिछले 100 सालों में बिहार की राजनीति किस तरह से करवट लेते रहते 2025 तक पहुंची है। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं किताब जेपी टू बीजेपी। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको बिहार का राजनीतिक इतिहास समझना है पिछले 75 बरस का, तो मैंने दो चार किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें संपूर्ण आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आज जो किताब का शीर्षक है जेपी टू बीजेपी, मतलब कैसे समाजवादी धारा से शुरू हुई जो राजनीति बिहार की आज बीजेपी की तरफ या भगवे रंग की तरफ मुड़ गई है। और इसके लेखक हैं संतोष सिंह। संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर है। इसके अलावा ये इनकी ट्रायोलॉजी है। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर पे भी किताब लिखी है, इन्होंने लालू और नीतीश पर भी किताब लिखी है। और ये जो जेपी टू बीजेपी है, दरअसल 2025 की राजनीति को सही तरह से रेखांकित करता है ये शीर्षक, क्योंकि कहाँ तो 50 साल पहले समाजवादी आंदोलन से बदलाव की शुरुआत हुई थी, वो अब बीजेपी के दबदबे तक पहुंच गई है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो संतोष जी, आपसे जो बातचीत करेंगे, जो हम अलग अलग किरदार है इस किताब में भी और जो राजनीति में भी, उन पर हम सिलसिलेवार आपसे बातचीत शुरू करेंगे। तो जो किताब आपने 2020 में जब ख़त्म की थी किताब, तो जो पहला जो आपने लिखा था कि 5 साल पहले ही आपने एक तरह से बता दिया था कि 2 कैरेक्टर के नाम लिए थे, तेजस्वी और चिराग पासवान। तो इनके बारे में बारी बारी से बात कर लेते कि तेजस्वी की जो एंट्री है, आप बताते हैं कि 2010 में लालू प्रसाद यादव ने इनको पहली बार प्रेस के सामने पेश किया था। तो ये क्या, कहाँ से कहानी शुरू होती है? कहानी वहीं शुरू होती है जहाँ से आपने कहा। 2010 के आसपास हम लोगों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट करेंगे अहेड ऑफ तेज प्रताप। एक हम लोगों को ये था कि हो सकता है कि मीसा भारती सबसे बड़ी हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स देखी है बिहार की करीब की। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी वो सहयोग भी किया करती थी, तो हो सकता था कि वो उनको प्रोजेक्ट करे। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बेटों को आगू करने की सोचा। तेजस्वी तो क्रिकेट खेलते थे, और लेकिन चूंकि तेज प्रताप नॉन सीरियस थे, तो मुझे लगा कि एक लालू जी ने एक नैरो डाउन किया होगा कि तेजस्वी को किया जाए। तो 10 में पहली बार मुझे याद है कि आरजेडी के दफ्तर में वो एक फुल स्लीव शर्ट पहन करके पैंट आते हैं, और लालू जी पीछे बैठे हुए हैं, और तेजस्वी माइक पर 2-2.5 मिनट बोलते हैं। एक जनरल एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो समाजवाद का रटाया जो सेंटेंस हो, जो उन्होंने सुना होगा पिताजी के भाषणों में, एक सधा हुआ 2-3 मिनट का वो एक लड़का बोलता है, और लालू जी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं से हम लोगों को लग गया कि इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद के काल में आप जानते हैं कि 9 में लालू जी जीतते हैं लोकसभा, और उस बीच में फॉर्डर स्कैम का केस उनको घेरने लगता है। फिर 1 से बाद 13-14 तक आते आते वो कन्विक्शन के करीब आता है। तो एक फॉर्मल एंट्री जो तेजस्वी की होती है वो 2013 में होती है एक तरह से। जब वो इनकी मुलाकात संजय यादव जो भी राज्यसभा एमपी हैं, अखिलेश जी के यहाँ होती है। अखिलेश यादव के यहाँ दिल्ली में ही होती है मुलाकात, और उनसे प्रभावित होते हैं। और चूँकि सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, और दिल्ली में लालू जी के आवास पर बराबर दोनों मिलते थे। और इनकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग की सोशलिस्ट लिटरेचर में क्या पढ़ना है, यूट्यूब देखना है, कैसे वाजपेयी जी के भाषण को देखना है, आडवाणी जी को देखना है, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं करंट पास्ट के, उनके भाषण को देखना है। यहाँ तक कि बाद में मॉक इंटरव्यू भी, जैसे एक सीधी बात आज तक का आता था, तो कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी उन्होंने करवाई। और 13 में ही एक यूथ फोर्स के साथ एक उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे याद है कि समस्तीपुर गया था। समस्तीपुर एक सिंबॉलिक जगह, कर्पूरी ठाकुर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान है, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं दिन भर उनके साथ गया था। तो मैंने देखा कि थोड़ा रावनेस तो ज़रूर था, लेकिन एक उस उम्र में भी मैंने आज से 10 साल पहले, अभी तो उनकी मतलब 36 साल उम्र हो रही है, आप इमेजिन कीजिए, 13 में तो बहुत यंग थे, लेकिन फिर भी उस उम्र के हिसाब से काफ़ी मैच्योरिटी मैंने देखी कि एक पॉलिटिकल लिंगो जो होता है उस चीज़ की समझ उनको आ गई थी। तो फिर 15 में लालू जी एक तरह से पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। वो एक तरह से इलेक्टोरली केस के कारण से, स्वास्थ्य के कारणों से भी
वो कैंपेन नहीं कर पाते हैं। एक आध जगह 2 जगह गए होंगे उतना ही, लेकिन ये पूरी तरह से तेजस्वी दारोमदार ले लेते हैं। राबड़ी देवी भी करती हैं, लेकिन एक तरह से वो एक कंधों पर ले लेता है, पूरा भार ले लेता है। तो मुझे लगता है कि 15 में खुद ही चुनाव लड़ते हैं जी। और एक अराइवल, एक ऑफ ए लीडर, एक तरह से कहिए एक सक्सेसर का, अगर पूरी तरह से लीडर नहीं भी करें, एक सक्सेसर का, लालू प्रसाद के सक्सेसर का अराइवल 15 में हो जाता है। दोनों बेटे चुनाव लड़ते हैं, एक महुआ से लड़ते हैं तेज प्रताप यादव, ये राघोपुर से लड़ते हैं। एक परंपरागत सीट है, राबड़ी देवी लड़ा करती थी वहाँ से, तो वहाँ से 15 से हो जाता है। और मैं अगर वो कहानी कंप्लीट करता हूँ तो 15 से 20 के बीच में 15 में तो आप जानते हैं नीतीश कुमार के साथ थे, तो एक तरह से कन्वर्जन होता है बहुत अच्छी तरह से। 178 टू 43 सीट्स में उनको ग्रैंड अलायंस को, महागठबंधन को आता है और आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। लेकिन एक कमिटमेंट था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं और इनको एक अच्छी जिम्मेदारी 2-3 विभाग तेजस्वी को मिलते हैं। तो एक गवर्नेंस का, एक तो लेजिस्लेचर में आते हैं एमएलए बनते हैं, फिर गवर्नेंस का तुरंत इनका अनुभव, खास करके उसमें रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी मिलता है, तो उसका एक अनुभव होता है। तो एक इमर्ज करने का 17 तक एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको मौका मिलता है। फिर अपोजिशन में आते हैं तो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। जब 17 में छोड़ के नीतीश कुमार चले जाते हैं तो एक बहुत प्रभावशाली स्पीच, जो उस स्पीच को सुनने के बाद लालू प्रसाद ने कहा घर पे जा कर के, अ स्टार इज़ बॉर्न। वो उनके सेंटेंस थे कि जनरली वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि स्टार का आज एक जन्म हो गया, लालू प्रसाद वो कहते हैं। बहुत अच्छा स्पीच था, हम भी विधानसभा के लॉबी में ऊपर से देख रहे थे। तो बीजेपी को उन्होंने एक लाइन कहा था, बॉस, ये लाइन बोला, बॉस आप लोगों को 91 सीट था, तब आप लोग क्यों डर रहे थे? तो हम लोग हंसे भी उसके उनके टर्म पर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा वहाँ से एक राइज वहाँ जो असेंबली में देखा कि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी बहुत अच्छा रहा। और 20 में तो कमाल किया एक तरह से कि एक 10 लाख के जॉब की नौकरी को, उस नैरेटिव को, पिता के स्लोगन को, सोशल जस्टिस के, सेकुलरिज्म के स्लोगन को पीछे रखते हुए उनके पिक्चर्स को भी इस्तेमाल नहीं किया, पोर्ट्रेट को इस्तेमाल नहीं किया, न माता के न पिता के। और ये बहुत सारे लोगों का आइडिया था, उसमें जगदानंद सिंह का भी रोल था जो आरजेडी के अभी स्टेट प्रेसिडेंट थे। तो 20 में पूरी तरह से ऑलमोस्ट ही अराइव्ड एज ए लीडर। और एक नीतीश कुमार के बाद अगर किसी और नेता का कोई नाम बोला जाता था तो वो तेजस्वी का है। तो उसके बाद में फिर से जब इनके साथ 22 में मिलकर सरकार बना लेते हैं तो लीडर का तो ग्रोथ है, लेकिन पार्टी का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि 2-2 बार उस कॉम्बिनेशन में आप रहते हैं। नीतीश कुमार भी आपके मुखिया है, तो फिर आप शिकायत क्या करेंगे? क्योंकि आप बहुत सारी आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, आप शेयर होल्डर भी हैं सत्ता के। तो एज ए पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है, मैं कहूँगा पार्टी का ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी का ग्रोथ एज ए लीडर अब ऑलमोस्ट ही इज राइट अप देयर। 90% मैं कहूँगा 10 में से 9 का ग्रोथ हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, मुझे लगता है एडवाइजर्स की कमी है, जैसे कि अभी इपिक वाला एपिसोड हुआ, अब दूसरा इपिक किसका था, या इपिक नंबर, अपना इपिक नंबर मीडिया के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो दीज आर द सम ऑफ द फ्यू थिंग्स ही हैज़ टू लर्न। तो ऑल सेड एंड डन मैं कहूँगा कि ऑफकोर्स बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है आज के डेट में तेजस्वी। लालू प्रसाद के बेटा होने के, वो बेटा होना दोनों बात है, बैगेज भी है और एसेट भी है। लेकिन अब इन दोनों के बीच से निकलना है कि एसेट कितना है, बैगेज कितना है। नहीं, तो मैं आपको दोबारा 2012 में ले चलता हूं, जो आपने किताब में लिखा है कि संजय यादव ने एक तरह से इनकी ट्रेनिंग की और ये यूट्यूब पर वीडियो देखते थे और कांशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण से या उनके विचारों से, खास करके कांशीराम से, वो बहुत प्रभावित थे। तो उस दौर के बारे में और क्या जानकारी है जो इनकी ट्रेनिंग हुई, मतलब तेजस्वी यादव को संजय यादव ने कैसे ट्रेनिंग दी? ट्रेनिंग उनको ये दिया कि देखिए कि अब सोशलिस्ट लिटरेचर तो उन्होंने पढ़ा तो नहीं था, आप उन्होंने पिता को देखा था और पिता के स्पीचेस सुने थे, उनको घर में देखा था ऑब्वियसली। लेकिन एक जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, तो संजय यादव ने कहा कि भाई थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण कौन है, रामानंदन मिश्र कौन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्या पॉलिटिक्स है, उनकी किताबें क्या है, उनकी किताबों में उसका टेक अवे क्या क्या है, वो सब आपको जानना है। तो उन्होंने पूरे सोशलिस्ट लिटरेचर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उनको बताने की कोशिश की। और सबसे अच्छा मीडियम था यूट्यूब पर जो अवेलेबल था, उसको एक सुनना और देखना, क्या हो पाओ, जो करंट लीडर्स थे,
जैसे कि जॉर्ज को बहुत सुनते थे कि जॉर्ज कैसे बोलते हैं, शरद जी को सुनते थे, आपको पिता को सुनते थे। वाजपेयी के भाषण में वो उन्होंने कहा कि मुझे तेजस्वी ने बताया था कि भाई कैसे एक बैलेंस स्पीच कैसे दे सकते हैं, ठहराव के साथ, अपोजिशन को अटैक करते हुए ऐसा नहीं लगे कि आप अटैक कर रहे हैं। जी। तो वो सब चीज़ें वहाँ के वो जो नुएंसेस हैं बोलने के, वो उस सोशलिस्ट लिटरेचर को थोड़ा पढ़ा भी और बहुत सारा देखा। ये देखने के बाद उनको कॉन्फिडेंस हुआ, तो तब कहा कि अब मॉक इंटरव्यू करते हैं। तब ये सीरीज ऑफ मॉक इंटरव्यू जब किया कि ये तुम्हारे टफ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए हो सकते हैं, तो कोई जब प्रश्न आते थे तो शुरुआत में प्रश्न मांगते थे कि प्रश्न क्या होंगे। अब धीरे धीरे प्रश्न मांगने बंद कर दिए, तो वो इतना कॉन्फिडेंस आ गया 15 तक आते आते कि चलो अब हम किसी भी सब्जेक्ट पर बोल सकते हैं, ब्लंडर नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं इनिशियली वो संजय यादव की जरूर ट्रेनिंग थी, वो क्रेडिट वो देते भी हैं और दोस्ती भी बरकरार है उसी कारण से। तो संतोष जी, जैसे आपने कहा कि 2015 आते आते तेजस्वी मैच्योर हो गए, एक नेता के तौर पे उभरने लगे, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा आपकी किताब में कि जो नीतीश कुमार के साथ पहले दौर की बातचीत हुई थी गठबंधन बनाने के लिए, तो उस डेलीगेशन में तेजस्वी भी शामिल किए गए थे। जब वो बातचीत हुई कि नीतीश के साथ अलायंस होगा, दिल्ली में जो बैठक हुई, तो उसमें तेजस्वी भी शामिल थे उस बैठक में। 2015 वाली में? जी, 2015 की बात कर रहे हैं। जी। तो ये मतलब 2015 तक उनका एक तरह से हाँ, राजनीतिक एकदम उत्तराधिकार बनना तय हो गया था। निश्चित रूप से। उसमें जैसे कि मनोज कुमार झा राज्यसभा एमपी अभी जो हैं सेकंड टर्म, ही प्लेड ए की रोल। जी तो और इवन कि उस समय जो बातचीत हुई थी उसमें प्रशांत किशोर का बहुत रोल था। जी प्रशांत किशोर जब एडवाइजर थे, उन्होंने एक बताया नीतीश कुमार को भी, लालू प्रसाद दोनों को बताया कि किस प्रकार आप दोनों साथ में आए तो कन्वर्जन कैसे हो सकता है। ये बात बहुत देर से खुली। नलिन वर्मा की वो को ऑथर में किताब आई, लालू प्रसाद की जो ऑटोबायोग्राफी है गोपालगंज टू रायसीना, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को जिक्र किया है कि किस प्रकार प्रशांत किशोर ने ये आइडिया दिया और इस आइडिया पर वर्क किया। फिर चैनल्स खोले गए कि कैसे कैसे बातचीत हुई, तो 2-3 राउंड बातचीत हुई है और उसके बाद तब वो आते हैं तेजस्वी, संजय यादव, तेजस्वी, ये सब सीन में आते हैं। फिर वो लेवल पर बातचीत शुरू हो गई कि तब फिर वो एग्री हो गए कि हाँ ये हो सकता है। और ऐसे मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि उसमें एक नेता के तौर पर, उसमें लालू जी को उतना स्वास्थ्य भी खराब नहीं था। लालू जी जेल आते जाते रहे थे, लेकिन फिर भी उनका इनपुट आते रहता था और ऑफकोर्स ही प्लेड ए की रोल। लेकिन तेजस्वी की भी सहमति थी, उनको भी ये कन्विंस किया गया कि भाई तुमको अगर नीतीश कुमार के अंदर में रहोगे तो तुम पॉलिटिक्स सीखोगे, तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग भी होगी। और उसमें की बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़यात है जो कि मैंने नेपाली किताब में दर्ज किया हुआ है कि मैं फुलवरिया गया हुआ था। लालू प्रसाद गोपालगंज उनका जो गांव है, तो फुलवरिया में उनके बीरेन चौधरी उनके पाटीदार हैं, चचेरे भाई सब लगते हैं। तो उन्होंने कहा मुझको कि, मैंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा, जो मतलब उनको बनाना चाहिए। तो बोला देखिए लालू जी सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में आना जरूरी है। हम शेयर करें तो शेयर करने से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री बनेगा, आरजेडी सरकार में तो आएगी कम से कम। तो ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस में छापी, तो लालू जी ने पढ़ी उसको, तो लालू जी को कुछ लोगों ने कहा दिया कि गलत रिपोर्ट है। और उसी दौरान मुझे लालू जी का इंटरव्यू करना था। तो लालू जी को जो इंटरव्यू मैंने किया तो पहला ही सवाल पूछा कि बीरेन क्या बोला था आपको। तुम्हें बीरेन क्यों पूछ रहा है, कि कौन बीरेन, अरे मेरा पाटीदरवा जो है क्या बोला। तो हमको यही बोला कि सत्ता शेयर होगा तो क्या मिला। अच्छा बोला था ना, कहले हाँ बोला था। अच्छा जायदा अब तो पूछा, तो वो कन्विंस हो गए, ये कंफर्म कर ले कि उसने बोला है। तो वो देखिए ये चीज़ दर्शाता है कि आरजेडी के जो फॉलोअर्स हैं बैक होम, उनके जो घर के लोग हैं, इतना डेस्परेशन था पावर के लिए कि भाई कोई मुख्यमंत्री बन जाए यार, तुम इतने सालों से बाहर हो, तुम सत्ता में तो आओ, ये जरूरी था। तो वो वहाँ पर भी उस जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह भी कहीं नींव पड़ी उस गठबंधन की। हाँ, मैंने उस गठबंधन की नींव पड़ी और ये कंफर्टेबल नहीं थे इनको प्रोजेक्ट करने के रूप में कि भाई इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो शायद वो एक बोले थे ना कि भाई मतलब एक कुछ सेंटेंस बोले थे, मैं अचानक भूल रहा हूँ कि नीलकंठ होना पड़ता है, ऐसे करके पीना पड़ता है। तो वो लालू जी का एक दर्द उसमें दिखता है, लेकिन वो बन नहीं सकते थे, राबड़ी एक्सेप्टेबल थी नहीं, तेजस्वी वॉज टू यंग और आउट ऑफ द फैमिली किसी को बनाने का सवाल नहीं था।
तो नैरो डाउन भी करके अगर थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन भी आप इस्तेमाल करें तो भी वो घूम फिर करके बात नीतीश कुमार पर भी आ जाती, तो मान लिया इन्होंने। नहीं तो लालू प्रसाद यादव के चूंकि दो बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, और आप किताब में ये लिखते हैं कि तेज प्रताप का जो स्वभाव था वो बचपन से ही शरारती था, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो, तो वो आपने क्या देखा, मतलब दोनों भाइयों में जो अंतर है, वो तेज प्रताप एक अलग ही मिजाज के व्यक्ति हैं। हाँ, शुरुआत से देखिए, जो मुख्यमंत्री निवास में मतलब जिसका जन्म हुआ हो और वो पले बड़े भी, तेजस्वी तो कुछ दिन के बाद दिल्ली चले जाते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक तरह से पावर सेंटर से दूर रहते हैं। तेज प्रताप हमेशा पावर सेंटर में रहे, जो मतलब जिसका कि एड्रेस हो। ऑफ कोर्स जब बचपन में हुआ तो वो भी रहे हैं यहाँ वेटनरी कॉलेज के पास जो जगह है जहाँ लालू जी छोटे से मकान में रहते थे, वहाँ उनका बचपन कुछ गुजरा होगा। लेकिन जो एक अब बड़े होते हैं 5-6 साल के, तब से तो अन्य मार्ग देखा, तो वो जो ग्रोथ है, अब ऐसी कहानी थी, इसको कोई कंफर्म नहीं करेगा। वो ये अभी उनको चॉपर चलाने का, हेलीकॉप्टर की वो पायलट की ट्रेनिंग ली है, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो नाराज होते थे। तो जब कोई गाड़ी हेलीकॉप्टर चॉपर जब आता था, भाई एक राउंड तेज प्रताप को घुमा के कहा जाता कि लाया जाए। अब इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी जर्नलिस्ट ने बोला तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हो सकता है, ये हुआ होगा। तो वो क्या है, पेम्पर्ड चाइल्ड थे। फोटोग्राफर सबके तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब एक बार किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी मतलब से कुछ चोट लगा दी थी, और कैमरा वैमरा तोड़ने की तो या छीन के भाग जाने की बहुत कहानी है। श्याम रजक ने एक बार उनको स्लैप कर दिया था क्योंकि एक किसी बड़े समाजवादी नेता पर अभद्रता उनके साथ कर दी थी। तो ये वहीं से स्पष्ट हो गया था, क्योंकि बचपन की कहानियों से, कि ये वो मटेरियल नहीं है, पॉलिटिक्स वाला जो मटेरियल है। और दूसरी तरफ ये डीपीएस में पढ़ रहे थे, बाहर थे, ये संजीदा थे। तो मुझे लगता है कि जब वो 12-14 साल के हो गए ना, तभी से ये परिलक्षित होना शुरू हो गया होगा कि पॉलिटिकल एयर तो मेरा वही हो सकता है। तो ये सेटिस्फाइड थे। आप देखिए, आप जाकर के इनको एक शोरूम दे दिया, लारा करके, लालू राबड़ी का शॉर्ट फॉर्म, औरंगाबाद में। कुछ ये इनका धर्म कर्म में इनका विश्वास, तो मयूर पंख, एक पूजा का पूरा सा रूम, फिर महादेव, और ये रिलीजियस वृंदावन जाना, ये सब इनका चलता रहा। तो इनको अब किसी की रिलीजियस प्रोपेंसिटी क्या है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर लबुलवाब ये था कि उनको लगा कि ये पॉलिटिक्स के लिए मटेरियल, द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, लालू प्रसाद पॉलिटिक्स, जो इतनी बड़ी लिगेसी थी उनकी, उस लिगेसी का कौन संभालेगा। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ऑफ कोर्स मीसा भारती कुड हैव बीन द वन, इफ नॉट मीसा भारती तो बाय थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कोर्स तेजस्वी। नहीं तो आपने एक 2014 का किस्सा लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू नाराज़ हो गए, और शायद वहीं उन्होंने तय कर लिया कि तेज प्रताप जो है वो मेरे मतलब उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, कोई उन्होंने डांट दिया था भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, डांटा था। मुझे याद है, आई थिंक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था, वो कुछ कर रहे थे, तो अचानक लालू जी खड़े हो गए, उसका नाम बोल के तेज ऐसे करके कुछ बोले, तेजवा 2 बार बोले, और हम लोग भी नहीं समझ पाए, लालू जी खड़े हो गए, तो हम लोग सब खड़े हो गए। अचानक मतलब कुछ शॉक में हो गया, तो हमको लगा घर में कुछ हो गया हो, तो उन्होंने ऐसे दूर से वो ऑब्जर्व कर रहे थे किसी के साथ क्या कुछ। तो वहीं से मुझको लगा कि भाई मतलब एक ऑब्जर्व किया कि एक फादर जो पब्लिकली, अब मीडिया के सामने है तो ऑफकोर्स पब्लिकली हो गया, पब्लिकली जो रिप्रेमांड कर रहे हैं, तो कहाँ से ये उनको वारिस बनाएगा। तो ये सेंस तो हम लोगों ने भी कर लिया। तो वो एक फ्लिपेंसी तो दिख ही रही थी, वो आपको अभी भी दिखती है। नहीं तो आपने अपने किताब में ये लिखा है कि जो रिबेलियस स्ट्रीक जो था उनका, मतलब दोनों भाइयों में से, और जो इसकी परिणति अब हो गई कि उनको परिवार से भी निकाल दिया गया और पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो ये आपने लिखा है कि ये इनके बागी तेवर जो है वो पहले से ही दिखने लगे थे, 2019 में भी कैंडिडेट देने से लेकर इस तरह की चीज़ें। ये देखिए, हर एक इलेक्शन में आप देखिए क्या है ना, धीरे तेजस्वी का कद बड़ा होता गया, तेजस्वी का पार्टी में कद बड़ा हुआ, और नेशन में मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में जो गए वहाँ कद बड़ा हुआ, डिप्टी सीएम बने, तो वो तो नंबर हो गया ना, ऑफिशियल नंबर 2 हो गए थे नीतीश कुमार के। अब इनका देखिए, इनका सीटिंग अरेंजमेंट देखिए असेंबली में, फर्स्ट टर्म में तेजस्वी के बगल में, मतलब ही वॉज नंबर 3 इन द गवर्नमेंट, अहेड ऑफ पीपल लाइक विजेंद्र प्रसाद यादव, इतने सीनियर, विजय कुमार चौधरी, इन सब सरीकों, श्रवण कुमार, इन सब नेताओं के आगे इनका सीटिंग अरेंजमेंट है बस। लेकिन उस पद को और उस सीट को, उस रैंकिंग को ये संभाल नहीं पाए,
अब बाद में देखिए सेकंड बार जो बनते हैं तो क्या मिलता है इनको बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो इनका पहली बार क्या मिलता है, हेल्थ। तो ये संभाल नहीं पाया इनको कि था कि हर एक, अब ये हुआ कि ये बार्गेन करते थे परिवार के साथ कि लोकसभा मेरा ये होगा, विधानसभा मेरा ये होगा कैंडिडेट। तो ये बार्गेनिंग पार्शली चली थोड़ी बहुत, लेकिन अब वो लंबे समय तक नहीं चलेगी ना। अब वो तेजस्वी तो कद जैसे बड़ा होता चला गया, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ती गई। अब देखिए कि इसकी क्या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी तो उसने बनाई नहीं पैरेलली। ये कहीं घूम तो नहीं रहे थे कि तेज प्रताप के नाम पर कोई आएगा। तो तेज ने लालू जी का टोन टेनर लिया, है ना, रस्टिसिटी लिया, लेकिन विजडम लिया तेजस्वी ने। लालू प्रसाद का जो विजडम पार्ट था वो तेजस्वी ने लिया। हाँ, जिस प्रकार लालू जी बोलता है ऐसे बोलते हैं तो वो सीख लिया है, वो नकल भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलेगा। कुछ भी है वो लालू जी थे, वो नहीं चल सकता है। तो वो बार्गेन करते। तो ये चीज़ें बढ़ती जब चली गई, अब एक सीमा के बाद आप बार्गेन करोगे तो अब जो हो गया, अब तो पर्सनलाइज चीज़ हो गया, उसके कारण से परिवार का इमेज खराब हो गया। अभी आपका केस मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ आप इस प्रकार की इरिस्पॉन्सिबल पोस्ट कर रहे हो। तो पर्याप्त हमको लगता है फैमिली वेट कर रही थी कि भाई ये चीज़ तो होना ही था। और ये मैंने काफ़ी संकेत कई बार दे भी चुके थे। बीच में राबड़ी देवी जाती थी, मान मनोबल करती थी। अब घर से जो अलग होते हैं उसकी कहानी ये है कि अब इनको नीतीश कुमार ने तुरंत अलॉट कर दिया। अब देखिए कि किसी के अगेंस्ट किसी परिवार में जो रिवेल होता है, जो अपोजिट कैंप के जो नेता होते हैं उसको कैसे टैप करते हैं। तुरंत बंगलो अलॉट किया तेज प्रताप को नीतीश कुमार ने। तो ये चीज़ है। अभी देखिए, अभी कौन छोटी छोटी चीज़, VVIP कौन कौन पार्टी के साथ कल इन्होंने अलायंस घोषित किया है, डजंट मीन एनीथिंग ना, इसका पॉलिटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इट्स, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इट्स अ गुड रिडेंस, पिंड छूटा टाइप का पार्टी के लिए। तो उनको लगता है कि इसका एक इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू है। तो अब उस सेंस में पहुंच गया है कि उतना बर्दाश्त कर लेगा, चलो यार न्यूसेंस वैल्यू है तो उतना बर्दाश्त कर लेंगे। ये तो आपने किताब में ये लिखा था कि जो चंद्रिका राय जब रिश्ता लेके आए थे उनके परिवार से, तो वो रिश्ता तेजस्वी के लिए लाए थे, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं, तेज प्रताप से रिश्ता करना है। और फिर ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि, लेकिन कहा कि भाई बड़ा तेज है। तो आई थिंक जो प्रोफाइल उनकी ऐश्वर्या की बेटी का है, तो उस हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से तो वो सोचे होंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कभी ये बात कही नहीं किसी की। जो भी था, हम लोगों के परिवार के सूत्रों से जो बातचीत पता चला उसमें कुछ बातें कन्फर्म भी हो सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब से कहा गया कि नहीं, तेज पड़ा है तो भले उसकी शादी होगी। और लोग उनको ये बताया गया कि इट विल बी ए गुड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ टू बिग फैमिलीज। दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दारोगा प्रसाद राय की पोती है ना, और उसके बाद लालू प्रसाद, दो परिवार के एक होता है, मर्जर होता है, तो एक बड़ी बात होगी। तो लोगों ने लगा कि भाई चलो यार नन सीरियस है, लेकिन हमको लगा कि कंपैटिबिलिटी का, मेंटल कंपैटिबिलिटी का इशू हुआ, तो बात फिर बनी नहीं। तो वहीं से मुझे लगता है कि मैंने, अब देखिए पता नहीं, मुझे फाइनल स्टेजेज में किस हैं डाइवोर्स का नहीं, पर ये रिश्ता तेजस्वी के लिए आया था, ये बात सही है कहा जाता है। मतलब ये अब चूंकि आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा है, तो आपके मन से मैं रिस्पॉन्सिबल बात नहीं बोलना चाहूँगा। जो सूत्रों के आधार से जो मतलब कुछ लोगों से सुना है, तो कितना कन्फर्मेशन है। होता क्या है, ऑरल हिस्ट्री का दिक्कत क्या होता है ना, कि उसमें एक सच झूठ का एक मिक्स मिला होता है। अब मेरे क्लोज फैमिली के लोग भी, उनको किसने कहा तो हम लोग एक जो सजेस्टिव बात है वो बोल रहा हूँ मैं अब। नहीं, तो अब जब हम 2025 की बात करते हैं संतोष जी, तो तेजस्वी यादव कहाँ खड़े दिखते हैं आपको, कि क्या उनका इस विधानसभा चुनाव में कोई चांस दिख रहा है, या वापस थोड़े से रह जाएंगे? अभी तो हम लोग जब बात कर रहे हैं, ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो क्या आपको लगता है? देखिए, उनका वोट बेस जो है मोरलेस वो इंटैक्ट है। MY 32% उनका वोट है, उससे अधिक लाने की जरूरत है। आपने किताब में भी ये बात लिखी कि 32% उनके पास MY वोट है। नहीं, 32% MY वोट तो मतलब उतना कहाँ आता है? उतना अपने पर उनको आ जाए, RJD को सिर्फ आ जाए, तब क्या कहने।
वो तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है कि 17 + 14 पर 17 पॉइंट समथिंग ऑलमोस्ट 32% हो जाता है। जी वो लॉक स्टॉक बैरल थोड़ी आता है, जी, उसमें से भी कुछ रह जाता बहुत होता है। अगर इनका 18% तक गिर के चला गया, 18.5-19% तक जी MY होते हुए भी जी गया हुआ है, वो ऐसा थोड़ी, उसका भी उसमें भी क्षरण होता है ना। जी वो तो एक सॉलिड ब्लॉक के रूप में आप ये कहते हैं कि कोई अगर कोई चिराग पासवान स्टार्ट करता है तो वो 6% से स्टार्ट करेगा, जैसे कि जी 5.3% है तो उनको 5.66 लास्ट बार आया था जी विधानसभा में, तो वो उसका बेस वोट मान के 5 चलें, तो लालू जी का माना जाता है कि भाई यार इनका 14 है प्लस तो 20 तो इसका बेस है। तो सवाल यह है कि MY प्लस वॉट, ये प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है। तो अब 20 में पूछेंगे क्या है? 20 में था कि जो यूथ को जो था ना, यूथ अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स, उसका ट्रैक्शन हो गया। जी 10 लाख नौकरी एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि इवेंचुअली नीतीश कुमार फाइनली कर रहे हैं, अब नौकरी कर रहे हैं। ये चीज़ें तेजस्वी ने एक स्लोगन दे करके उसको एक लाया था, लेकिन अब 25 में क्या है कि जितने भी तेजस्वी ने बात बोली, नौकरी की बात हो गई, वो पंक्चर हो गया। कहा पेंशन हम 1500 इसको करेंगे, 400 से 1200 करेंगे, तो 1100 ने कर दिया, जो भी कहा था। अब ये कह रहे हैं कि 200 मेगावाट बिजली बोली थी तो 125 दे दिया। माई बहन योजना की बात करें, उसमें भी हम लोगों को सुनने आया है कि उसकी भी तैयारी चल रही है NDA में कि 2000 या 2100 रुपया ये दे सकती है। तो जितने भी डोल्स की पॉलिटिक्स है, वो जो लेके चले थे नौकरी वाली बात, वो 10 बोले थे, दोनों सत्ता मिलाए तो 19 लाख बोल दिए। तो अभी सरकारी नौकरी में अब टीचर्स का देखिए, TRE 3 TRE 4 का कल अनाउंसमेंट हुआ। ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इसमें डोमिसाइल होगा, कि बिहार के लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन, 1,10,000 लगेगा, TRE 6 आएगा उसमें। तो जितने भी डोल्स की पॉलिटिक्स है, जॉब्स की पॉलिटिक्स है, जो ये बोलते थे, तो तेजस्वी हैज नथिंग न्यू टू ऑफर इन दिस इलेक्शन। आप कैसे भीड़ जुटाएंगे? अब सोशल उसी बेस वोट पर, और MY प्लस वॉट, किसको ला रहे हैं आप? आपके कॉम्बिनेशन क्या हैं? किसको किसको वोट देंगे? तो वो फैक्टर, और जिस पर हम बात करेंगे प्रशांत किशोर फैक्टर, ये बहुत कुछ इस चुनाव को डिसाइड करेगा कि किसके किस में कितना अंतर रहेगा। मोरलेस इनका वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो एक सर्ज हुआ था 10 लाख नौकरी वाले फैक्टर के कारण, वो सर्ज नहीं देख रहा हूँ। और कांग्रेस अभी भी इस अलायंस का वीक लिंक है, महागठबंधन का। मुकेश सहनी आए हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आई एम नॉट श्योर। वो लास्ट टाइम तक बार्गेन करेंगे, जहाँ जितनी उनकी राजनीति को मैं समझ पाया हूँ, लास्ट तक वो बार्गेन करेंगे। ML इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, CPI ML लिबरेशन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस है, उनको इस पर ज़्यादा सीटें मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने, अब देखिए उनके जीत के लोकसभा में जीत लिया उन्होंने 2, और तो दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। अगर कांग्रेस मान ली थोड़ा सा बेटर करती है पिछले बार से, तो हो सकता है तो राइट अप क्लोज। और आप इस इलेक्शन का एक ही वेरिएंट है मेरे हिसाब, वेरिएबल है इस इलेक्शन का, वेरिएबल प्रशांत किशोर है कि किस पार्टी को कितना डैमेज करते हैं, वो कितनी सीटें जीतते हैं, वो इमेटेरियल है। 5 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, अगर किसी को 50 हरवा देते हैं, 50 में से मान लीजिए 30 इनको हरवा देते हैं, तो कहानी खत्म। तो ये होगा कि एक्स की किस कास्ट के कैंडिडेट हैं, किस सोशल ग्रुप में हैं, प्रशांत किशोर ने एक्स के अगेंस्ट में किसको दिया है, तो वो दिखाई देगा 1-on-1 कैसे। जैसे चिराग पासवान ने JDU वाली सीट पर अपने कैंडिडेट को टारगेट किया था, अगर उसी प्रकार से प्रशांत करते हैं कि JDU सीट पर कैसे कर रहे हैं, सीट दे रहे हैं, RJD की सीट पर कैसे दे रहे हैं, कांग्रेस की सीटों पर कैसे दे रहे हैं, तो अब ये सीधा लास्ट राउंड में चला गया है। वो इस इलेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रशांत किशोर की एंट्री है इस चुनाव में। नहीं, तो ये आपकी किताब का हिस्सा प्रशांत किशोर नहीं है, उस समय तक वो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं नहीं है। रहते, लेकिन आपने उनका जिक्र किया है किताब में कि प्रशांत किशोर का भी जिक्र है। तो प्रशांत किशोर चूंकि बिहार की राजनीति में ही 2015 से सक्रिय है, लालू और नीतीश को लाने से, तो आप उनको कैसे जानते हैं, कैसे उनको आपने ग्रो करते हुए देखा? मतलब बिहार में एंट्री पहली बार जब हुई उनकी, तब से लेकर अब तक की बात करें। हाँ, अरे ये पहले तो पोल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में आए कि सोशल, जब बिहार, मतलब नीतीश कुमार भी पूरा IT के लिए ओपन नहीं थे, एक होता है ना कि एक मेंटल ब्लॉक था कि IT से क्या होता है। तो जब अब 14 में जब नरेंद्र मोदी की जीत होती है, उसमें प्रशांत किशोर प्लेड ए रोल, ये तो मोदी सरकार है, मतलब बच्चा बोलता था, आता था मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो जब ये यहाँ आते हैं, अब जब अचानक हम स्लोगन देखते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है,
इस बिहारी टोन के साथ नीतीशे कुमार है, हम लोग यहाँ बोलते हैं, नीतीशे तो है, संतोष से तो है, ऐसे करके बोलेंगे वहाँ। तो वो एक लोगों को लगा कि यार कोई नया प्लेयर आया, लेकिन उसके पहले आ गए थे। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको इस तरह तरजीह दी जाता है 7 तलकुरा रोड में, इनको निवास रुकाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट उनके साथ ही रहते थे। अब बिना किसी को मैंने फ्री एक्सेस हो चीफ मिनिस्टर को, ये बहुत कम लोगों को हुआ। तो ऑफकोर्स ही इज मास्टर ऑफ डेटा, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पूरा पंचायत लेवल पर कैसे कैसे वर्क किया, और इवन की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि मोदी जी कैंपेन करे तो वो जीत करके 14 आए थे, तो लग रहा है बिहार में उस तरह से हो जाएगा। मैंने भागलपुर में 4 लाख की भीड़ देखी थी, ऊपर 4 लाख से ऊपर होगा, और नेचुरल क्राउड, ऐसा नहीं कि लाया गया क्राउड। और 15 का रिजल्ट जानते हैं, भागलपुर के 9 सीटों में 9 सीट हार गई है एनडीए। उसी दिन मैं समझ गया क्राउड कुछ नहीं होता है, क्राउड से आप कोई मेजर नहीं ले सकते हैं कि कोई जीत रहा है। वो उस व्यक्ति को देखने आया था, एक नया नैरेटिव को लेकर के आया है। मोदी जी को जीत, नए प्रधानमंत्री बने तो उनको देखने के लिए वो भीड़ आ रही थी। हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, मैं भूल गया। प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो प्रशांत का ग्रोथ वहाँ से होता है। प्रशांत जब 15 में प्रशांत ने ये प्रेडिक्ट किया था कि देखिए नीतीश कुमार सॉवर ले रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है, ही वॉज टेकिंग सॉवर, और ये जो काउंटिंग बैलेट बॉक्स की है वो एनडीए के ऊपर दिखा रही है। मतलब बीजेपी के कुछ नेता तो पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे वहाँ बीजेपी के दफ्तर बिहार के। तब अचानक फिर प्रशांत को पूछते हैं, तो प्रशांत ने कहा कि देखिए मैं 180 सीट के प्रेडिक्शन पर अभी भी टिका हुआ हूँ, ये बैलेट बॉक्स का है काउंटिंग। तो थोड़ा सा इनिशियली नीतीश कुमार को नर्वस देखा, क्योंकि प्रशांत ने बाद में हमको, प्रशांत किशोर ने बताया कि हम नर्वस देखा। लेकिन जब 1 घंटा के बाद चीज़ें स्टेबलाइज होती है, असली काउंटिंग शुरू होती है, सर शुरू होता है, एंड देखिए हाउ क्लोज ही वॉज, ही सेड 180 एंड दे वन 178। जी ऑलमोस्ट बुल्स है जिसको बोलते हैं वो। तो वो प्रशांत का ग्रोथ। तो प्रशांत फिर 2018 में जब जेडीयू ज्वाइन करते हैं, तो एक तरह से ऑफकोर्स पॉलिटिकल एंट्री होती है, तो उनको लगा कि हमको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अपने नंबर 2 पर 2 आदमी को रखते हैं। इनकी पुरानी पॉलिटिक्स है, दोनों को चाहते हैं कि लड़े झगड़े, थोड़ा सा हम मजा लें, देखें कैसे कैसे। 1 पर तो हम ही हैं। तो आरसीपी सिंह थे, ललन सिंह थे। ललन सिंह तो उनके सब दिन के नंबर 2 रहे हैं भाई, शुरुआत के दिनों से। तो उनको कौन अपदस्थ कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना दिया आरसीपी सिंह को, और इनको क्या दिए प्रशांत को, यूथ अफेयर्स देखने के लिए। मतलब ही वॉज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, तो कोई काम नहीं था। तो इवेंचुअली अलग होना ही था। और जहाँ जहाँ कुछ एसर्ट करना चाहते थे वो कन्फ्रंटेशन हो जाता था आरसीपी से, बिना कहे हुए, दोनों का बातचीत किए हुए। तो फाइनली अलग होना था। और सबसे इम्पॉर्टेंटली सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में एक अपर कास्ट लीडर को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप, अपना नंबर 2 नहीं बना सकते। तो फिर वो 1 सवा साल 18 महीने रह करके वो निकलते हैं। और हमको लगता है कोविड के टाइम में कुछ वो डिजिटली कुछ शुरू किए थे, बात बिहार की करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन इट वॉज ए मोर ऑफ ए डिजिटल एक्सरसाइज, इट वॉज ए डिजिटल वंडर की भाई मेंबरशिप बनाएंगे। लेकिन अब जो आए, जो अब 2-2.5 साल से कर रहे हैं, ही लुक्ड कम्प्लीटली सीरियस, ही वॉज ए डिफरेंट मैन। ही केम विथ एकदम डायरेक्ट विजन के साथ आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, और जिद के साथ आते हैं। तो अब लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया, अभी तक मैं 4-5 बार इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ कई बार डिफरेंट फोरम में। तो नाउ आई सेम ही सेज कि फर्स्ट आई वॉज एरी, नाउ आई हैव हिट द ग्राउंड, एंड माई हिटिंग द ग्राउंड इज माई टेकिंग ऑफ। दैट इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिटिक्स। इट इज वेरी एप्ट। अब वो सब जान रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक क्वालिटी एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा है, गुड इंस्टीट्यूशन का मुद्दा है। तो वो नब्ज जान रहे हैं। आई थिंक आज के डेट में प्रशांत बिहार के नब्ज को किसी अन्य पार्टी के पॉलिटिशियन से ज़्यादा जानते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर ये कहेंगे कि अब वॉल्यूम के सेंस में और एक माइक्रो लेवल की एनालिसिस के हिसाब से ही नोज बेटर देन। और प्रॉब्लम यही है कि इस बात का आभास उनको भी है, दैट समथिंग दैट कैन गो टू योर हेड कि भाई यू नो एवरीथिंग अबाउट द स्टेट। तो वो अब जान गए हैं। लेकिन वो जो नहीं जानते हैं, वो खुद बोलते हैं इंटरव्यू में
कि भाई हम लोग तो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन पीपुल, चुनाव क्यों होते हैं? बिहेवियर करती है, अचानक इंदिरा गांधी हार जाती है, वीपी सिंह सरकार में, राजीव गांधी हार जाते हैं, वीपी सिंह सरकार में आते हैं, तो कोई, तब तो सब आपके पास सारे संसाधन हैं, गाड़ियां हैं, लोग हैं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके आप अपने आप को जिता लोगे। तो चुनाव होते क्यों हैं? जी। तो अब यह है कि क्या ये 30-35 वर्ष का चला रहा सोशलिस्ट रोल में जो हमारा जो कास्ट वाला प्रिज्म है, इस प्रिज्म के बाहर कुछ है? जी। क्या जाति टूटेगी? क्या घेंघीज 2000 बाद की जो बॉर्न है, विल दे वोट फॉर हिम? विल मुस्लिम्स, अ पार्ट ऑफ मुस्लिम वोट फॉर हिम? विल पार्ट ईबीसी वोट फॉर हिम? क्या नीतीश कुमार की जो महिला कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको कि बहुत सारे डोल्स दे करके, जीविका समूह, ये वो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन, क्या उस एकास्टिस्ट, कास्ट न्यूट्रल जो कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार की है, क्या वो तोड़ पाएंगे? ये सारे प्रश्न इस चुनाव में आएंगे प्रशांत के लिए। तो प्रशांत इज ए बिग, आई वुड से ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ दिस इलेक्शन, बट ही इज नॉट द बिगेस्ट फैक्टर। देयर इज डिफरेंस। फैक्टर होंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू सीट्स। दैट्स वाई सेज कि अर्श या फर्श, या 10 सीट आएगा या पूरा आएगा। वी डो नॉट नो कि भाई इफ देयर इज सर्ज लाइक केजरीवाल 67-3 के स्कोर दिल्ली वाला हो अगर। लेकिन आज के डेट में मैं सब जहाँ जाता हूँ, लोग ये पूछते हैं कि सीटवा आयता है। एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन कि चर्चा तो अच्छा है, सीटवा आयता है, विल ही गेट सीट्स? वी हैव बीन डिबेटिंग। तो एवरीवेयर हम लोग जहाँ जाते हैं, देयर हैज बीन डिबेट और प्रशांत किशोर, बट इट ऑल कम्स टू कि कौन कैंडिडेट है। हाँ, बहुत सारी मेन पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जिसके नंबर 2, नंबर 3 जिनको नहीं मिला, जिनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जिन्होंने पिछली बार 30,000 लाया था, अगर वो आते हैं तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ लाते हैं। उसमें प्रशांत का मैनेजमेंट, प्रशांत का रिसोर्सेज, वो मिलकर दैट कैन कन्वर्ट इनटू विक्ट्री। तो सम ऑफ द विनेबल सीट्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रशांत की आइडियोलॉजी। अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी है एजुकेशन में क्या करेंगे, नवोदय का मॉडल है। तो आई थिंक मैं इतना ही कहूँगा, इस चुनाव के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, डिसाइडर हैं इस इलेक्शन। नहीं, पर संतोष जी, जब मैंने जितने भी दोनों पक्षों से बात की, तो हर एक का इंटरप्रिटेशन ये है कि एनडीए कहता है कि ये आरजेडी को नुकसान करेगा, आरजेडी कहती है कि नहीं, ये उनको नुकसान, अपर कास्ट का वोट काटेगा। ये दोनों को, मतलब दोनों इस, आप कह सकते हैं, गलतफहमी में है, या दोनों को लगता है कि हमको नुकसान नहीं करेगा, दूसरे को नुकसान करेगा। तो क्या आपका आकलन है इस पर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, एक तो ही इज नॉट एन अपर कास्ट लीडर के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कास्ट ट्रैप में आ ही नहीं रहे हैं प्रशांत, जो लाना चाह रहे हैं सोशलिस्ट सारे कैंप वाले लाना चाहता, बहुत काम आसान हो जाएगा। ब्राह्मण का कितना पॉपुलेशन, 3.65, उसका कितना परसेंटेज उनको मिल जाएगा, मिनिस्क्यूल परसेंटेज मिल। वो उस तरह से नहीं देख रहे हैं। वो कंस्टिट्यूएंसी अभी भी मान रहा हूँ मैं कि मोर और लेस एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेगी, जो बोल रहे हैं। उसके बाद की जो कंस्टिट्यूएंसी है, नन अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी, अपर कास्ट में थोड़े बहुत डेंट मिलाएंगे, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रशांत की आइडियोलॉजी से हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि समूल एनडीए को जा रहा है, हाँ, वो थोड़ा बहुत आरजेडी को जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट कौन सा फील्ड करता है। तो उसका एक पार्ट जो है, एक चंक प्रशांत को जाएगा। बट आई वुड स्टिल से कि मेजर चंक विल स्टिल स्टे विथ एनडीए, वो एनडीए के साथ रहेगा। तो और जो महागठबंधन को भी मतलब ये जाएगा, मतलब अब मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स आपने अच्छे किए, अपर कास्ट कैंडिडेट को दिए और उस इलाके से जीतता आया है। जैसे आरजेडी में थे ना, जगदानंद सिंह थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, वो जीतते थे ना भाई, अपने बूते पर आरजेडी में रहते हुए जीतते थे, लेकिन उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी थी। वो कहते थे भाई ये जहाँ रहेंगे वहीं हम वोट देंगे, सिंबल किसी का हो। तो उस तरह के सीट हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो ईबीसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को ये कह रहे हैं कि भैया कब तक डर के वोट दोगे तुम, अपने बच्चों के लिए कब वोट करोगे तुम। तो वो बहुत लोगों को अपील कर रहा है। अब यह है कि वो कन्वर्ट कितना होता है वोट में, ये देखना है। क्या वो आरजेडी और कांग्रेस का दामन छोड़ करके कितना शिफ्ट कर रहे हैं, यही तो ये चुनाव दिखाएगा ना। हम लोग इसीलिए तो फील्ड में जाएंगे। नहीं तो आप जी आपने जो कहा कि चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई थी पिछली बार, खास करके उन्होंने जो जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, वो इस बार प्रशांत कर सकते हैं। लेकिन इसमें चेंज यही होगा कि सिर्फ जेडीयू नहीं होगा, आरजेडी को नुकसान। आरजेडी को मुझे लगता है कि अगेन वेट भाई, ये कहना बहुत मुश्किल है किसको ज़्यादा करेंगे। वो डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट क्या दे रहे हैं आप।
वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिपेंड करेगा कि उसमें क्या सोशल कम्बिनेशन बनते हैं। जितना प्रशांत बोले या कोई बोले कि हम कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिएगा जब जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, सारा सोशल इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर सोशल बड़े ही उसमें अच्छे कैंडिडेट्स को दें, पढ़े लिखे को दें, प्रोफेसर को दें, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को दे दें, अलग बात है, लेकिन ही विल लुक एट सोशल कम्बिनेशन, ही नोज इट, उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है इस चीज़ को। जब वो महागठबंधन के थे तो 5-15 से और 25 का बिहार में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया जो बदल गया, पूरा टेम्पलेट बदल जाएगा, आप उस नैरेटिव से बदल देंगे। ऑफकोर्स नीतीश कुमार ने जो एक डेवलपमेंट का नैरेटिव रखा था तो लोग जानते हैं उनको डेवलपमेंट के रूप में, बट ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कास्ट की राजनीति नहीं की, उसको नीचे दबा के रखा। आई वुड ऑफन से कि इट वॉज समथिंग लाइक कि मतलब वनीला का चॉकलेट है ऊपर और टॉपिंग चॉकलेट का चोको है, नीचे जाति का वनीला दिख रहा है और डेवलपमेंट का जैसे चोको खत्म होगा वो आपको दिखने लगेगा। तो वो ट्राई यहाँ भी होगा, लेकिन प्रशांत ने ये कहा है कि जाति से बाहर निकलिए और हम एक नया नैरेटिव दे रहे हैं, हम एक नया एक डेवलपमेंट मॉडल दे रहे हैं, उसको वोट कीजिए। इसके कितने टेकर्स हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर क्रैक्स होगा, इसीलिए तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन में होगा क्या। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रशांत इज द इन्फ्लुएंसर। नहीं तो अब हम लोग चिराग पासवान को लेकर बात कर लेते हैं। चिराग पासवान इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं और 2020 में वो विधानसभा चुनाव अलग लड़े थे, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी खुलकर उन्होंने बात की थी। लेकिन आपकी किताब पर मैं लौट रहा हूँ पहले कि आपने कहा कि ये तो बॉलीवुड में थे, फिर इनके पिताजी के कैंपेन के लिए आए, फिर लालू जी को इनका कोई गाना था कट्टो गिलहरी वाला वो पसंद, या उन्होंने सुना था कुछ तो उन्होंने कैंपेन के लिए बुलाई थी। कहाँ से चिराग पासवान की शुरुआत होती है? चिराग पासवान की शुरुआत तो मतलब ऑफ कोर्स बॉलीवुड से हुए। मुझे याद है कि पासवान जी मुझे बोलते थे कि चिराग का देखिए प्रीमियर होने वाला है, चलते हैं। वो सबको भाई ही बोलते थे, सारे जर्नलिस्ट को, दोनों भाई चलेंगे। हम लोग बाप बेटे वाला अंतर होगा, फिर भी वो सबको ऐसे ही बोलते थे जर्नलिस्ट को। दैट्स व्हाई कल्टिवेटेड मीडिया। तो बोलते थे, तो हम उनको पूछते थे कि भाई पॉलिटिक्स में नहीं आया? कहते ना। तो 10 वर्ष तक में तो कोई क्लियर नहीं था। तो उनकी जो एंजियोप्लास्टी होती है 13 में पासवान जी की, तो दैट गेव हिम रेड अलर्ट, अलार्म दिया उनको। उन्होंने ये किया कि जब हार्ट का प्रॉब्लम हमको हो गया ना संतोष जी, तो सोचा कि ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो आता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि चाणक्य होटल में मतलब हिंदू के सौम्यजीत बनर्जी थे, यहाँ मैं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ऑफिशियली मेट चिराग पासवान, मतलब फॉर्मली, मतलब मैं मिला था 9 के कैंपेन में मिला था फील्ड में, लेकिन ऐसे कि इनसे मिलेंगे, मुझसे मिलाने के लिए लाए थे वो। अच्छा, कि भाई सीनियर जर्नलिस्ट है, इन लोगों से देखो, बिहार को सीखो। तो एक्सक्लूसिवली हम ही दोनों से मिलाने के लिए, और लोगों से क्या उन्होंने किया होगा इस तरह से, बट ही सेड कि नहीं, आप ही लोगों से पहले मिला रहे हैं। दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड, आई डोंट नो। तो आए तो भाई नॉर्मल बातचीत हुआ, ही जानना चाहा बिहार के बारे में, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। तो उसके बाद मैंने देखा कि ग्रोथ देखा धीरे धीरे। और अभी के लॉट में मुझे लगता है कि सबसे, अगर लॉट में देखेंगे तो कहेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रशांत किशोर, चिराग एंड कन्हैया, दीज 3 लीडर्स आर वेरी वेल रेड लीडर्स। वेल मीनिंग है ना, बढ़िया से जो रीजन कर सकता है। तो वो ना देखा कि वो चिराग का वो ग्रो कर रहा है, और पार्टी का उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो मास्टर स्ट्रोक था चिराग का, वो था एनडीए में आने का निर्णय। पासवान जी अभी भी पास्ट में चल रहे थे कि नहीं यार ये कैसे होगा, हमने तो बोल दिया है लोगों को, हम गोधरा के कारण से छोड़ के आए हुए थे, तो ये कैसे हो, कैसे जस्टिफाई करूँगा मैं। तो बोला नहीं पापा, आप प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। आप ही बोलते हैं ना कि हम लोग तो 5-6% वाले हैं, पासंग हैं हम लोग, बैलेंस टिल्टर हैं, क्या कर लेंगे, तो हम उधर चलते हैं जिधर पलड़ा भारी कर सकें। तो ये बात बोला तो रामविलास पासवान वाज कन्विंस्ड। तो बाद में ही एक्सेप्टेड कि चिराग प्लेड ए की रोल इन, है ना, हम लोग यहाँ जो एनडीए में आते हैं। और देखिए एनडीए में आते हैं 100% स्ट्राइक रेट से वो वहाँ जीतते हैं। तो उसके बाद से तो चिराग की पॉलिटिक्स चल निकलती है। और फिर वो चिराग को जब जॉल्ट मिलता है तब जब पिता का डेथ होता है। पिता का डेथ होता है, पार्टी तोड़ने की एनडीए कोशिश करती है, बीजेपी कोशिश करती है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बना देती है, विदाउट नोइंग कि इस आदमी की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी नहीं है। लेकिन उनको लगा, देखते हैं कितना कमज़ोर होता है।
तो वो जो भी उसका जो 10-15 मंथ है, तो उसने चिराग ने डिसाइड किया अब हमको बिहार जाना है। कुछ दिन बीमार रहा, ही केम टू बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कैंपेन शुरू किया। और मैं जब बहुत दिनों कैंपेन के बाद में एक हाजीपुर में आने वाला था, जब मैंने हाजीपुर में देखा कि कुछ महिलाएं वो गेंदा के फूल के पेटल्स को पूरा वो खोल करके रखने के लिए बारिश में, इंटरमिटेंटली बारिश हो रही है, लेकर के 3 घंटे तक इस पोजीशन में खड़ी रही। दैट टाइम आई न्यू कि ही इज़ द रियल heir of रामविलास पासवान्स पॉलिटिकल लीगेसी। आई टोल्ड हिम लेटर, तो ही वेंट इमोशनल कि भाई ऐसा हुआ। कल हाँ, कल कोई आदमी कोई हाँक के किसी को लाया गया 3 घंटे ऐसे खड़ा नहीं हो सकता है। वो ब्रेक भी ले सकती थी, दूसरे को पकड़ा भी सकती थी जी। और कई महिलाओं को देखा, तो मुझे लगा कि भाई ये पॉलिटिकल, और हाजीपुर में वो कंस्टिट्यूंसी, तो इसीलिए ऑलवेज वांटेड टू कंटेस्ट फ्रॉम। तो उसके बाद से उनको लगा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी अब बन रही है, और साल भर के अंदर में एनडीए को भी रियलाइज हुआ कि हमसे गलती हुई है। लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में, रामविलास पासवान के, बहुत भावुक लेटर के हमारे मित्र थे। वहाँ से विंडो ओपन हो जाता है फिर से। वहीं उसी दिन पता चल गया, मैंने बोल दिया चिराग यू आर गोइंग टू बी एनडीए लाई, तो हाउ कम विद दिस लेटर। पॉलिटिक्स में तो एक एक लाइन सजेस्टिव होता है, पूरा पत्र लिख दिया है जी। बिना कुछ कहे। वो अपनी गलती मान रहे हैं, ही वुड नॉट इन्वेस्ट इन। और देखिए उसको सीट ही नहीं दिया, वो तो वहाँ लड़ने चाहते थे पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से, तो हाजीपुर छोड़िए कोई सीट नहीं लड़ने दिया। उनको कन्विंस किया। आप देखिए 5 में से 5, एनडीए का स्ट्राइक रेट तो जेडीयू से भी खराब, और इन्होंने फिर से 5 में 5 लाया। तो चिराग की पॉलिटिक्स क्या है कि अब जा कर के क्या है, वो उसको लगता है कि नीतीश कुमार ऑन द वैन। अब इनका लास्ट इलेक्शन है नीतीश कुमार का, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो बिहार के नेताओं में अपना, जैसे हम लोग रिंग खेलते थे सक्सर में, जगह भाई बिस्किट फंसाना रहता था, वो रिंग फेंच करके करते थे, तो इसने अपना, ही हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग जी। इसने डाल दिया है कि भैया मैं भी हूँ, जहाँ बातचीत हो रहा है। तो मैंने इसी किताब का, जो किताब आपके हाथ में है, इसी किताब का नाम मैंने वही दिया हिंदी में, ट्रांसलेशन होकर के वाणी से आ रही है अगले महीने, जेपी टू बीजेपी, और इसका नाम दिया है कि 100 साल के आईनों में बिहार जी, ऐसे करके दिया, जो आप बात बोल रहे थे। तो उसमें मैं दिया है कि एक झुके हुए कंधे और नई पीढ़ी की जंग। तो नई पीढ़ी में 6 नेताओं को मैंने प्रोफाइल किया, इंक्लूडिंग कन्हैया कुमार, चिराग, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, निशांत कुमार, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान तो बोल ही दिया मैंने। 6 नेताओं को मैंने ये प्रोफाइल किया है। तो ये इन्हीं 5 नेताओं पर, अगर कन्हैया तो खैर कांग्रेस का छोड़िए, 5 लीडर्स के बीच में ये इस बार चलेगा। तो चिराग ने अपना नाम जोर शोर से डाल दिया है। उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं जिसका कि पॉपुलेशन लेस देन 3% है, मैं तो 5.3% के बेस वोट से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को 15% तक ले जा सकता हूँ। तो ही इज एक्सप्लोरिंग। मैं ये पूरा कहता हूँ कि मैं वो कहीं नहीं जाएगा इस बार, ही वुड नॉट टर्न रिबेल। ये पूरी बार्गेनिंग के लिए हो रही है कि 25 से 30 के बीच में सीटें दी जाए, और वही सीटें दी जाए जो विनेबल हो, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लो, हारने वाला सीट ले लो। तो वो इसकी पोस्चरिंग अग्रेसिव है अपनी लीडरशिप के लिए, और ग्रोथ ऑफ हिज पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ हिज वोट परसेंटेज। नहीं, तो जैसे नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात भी हुई इस बार, लेकिन 2020 में भी उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। तो नीतीश कुमार और चिराग के संबंध कैसे, क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सबको कहते हैं कि अब तुमको ही चलाना है, तो वो चिराग को भी यही कहा होगा कि तुमको ही चलाना है। लेकिन अब ये संबंध कैसे रहे हैं नीतीश के और चिराग के? संबंध तो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पासवान जी के, रामविलास पासवान जी के भी बहुत अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार से, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाले रिलेशन से। चिराग के वैसे हैं, उनके बहनोई साहब जमुई के एमपी अरुण भारती कुछ बोल देते हैं और दूसरे दिन चिराग लपेटते हैं। बिल्डअप होता है किसी फंक्शन का, इस तरह से लगता है कि आज खुद बोल ही देंगे नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, और वहाँ बोल देते थे तेजस्वी के बारे में वो वहाँ। तो वो ये इस चेत में है कि एंटेगोनाइज नहीं करना है उस कदर तक, इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि हम अलग हो जाए, और एनडीए भी एफर्ट नहीं कर सकती है। वो 6% का स्टेक होल्डर, 6% में तो क्या क्या ऊपर से नीचे क्या न क्या हो जाएगा। तो और चिराग भी जानता है कि हम अकेले लड़ें कुछ नहीं होने वाला है। मेरी भी कन्वर्टिबिलिटी एनडीए के साथ बेटर है। अगर हम कुछ जीतते हैं, ऐसे एक तो असेंबली में और अच्छा बहुत दिनों से नहीं किया है, अगर कुछ कर सकते हैं तो एनडीए के साथ कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को एज ए लीडर
फ्यूचर लीडर के रूप में अपना वो पासवान अपने पिता से इस तरह डिफरेंस है कि पासवान वॉज वेरी क्लियर अबाउट रिमेनिंग इन नेशनल पॉलिटिक्स एंड ये वो प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हम स्टेट पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। हमने उस तरह से अभी उसने इन्वेस्ट नहीं किया जैसे प्रशांत किशोर आकर के यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, उस कदर नहीं, लेकिन इतना पोस्चरिंग तो जरूर दे रहा है कि हाँ हम स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आई एम कीन। तो एक आने वाले नेता के रूप में अपना दावा इन्होंने भी अपना ठोक दिया है। नहीं तो चूंकि कन्हैया कुमार आपकी इस पुरानी किताब में नहीं, आपने कहा नई किताब में आ रहे हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, चूंकि आपने बता दिया कि आपने उनको प्रोफाइल किया है। तो कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू से लेफ्ट से आते हैं और अब उनका जो कल्मिनेशन है वो कांग्रेस पार्टी में हो जा रहा है। यात्रा वगैरह भी उन्होंने निकाली, लेकिन कन्हैया कुमार को कहाँ देखते हैं आप बिहार की राजनीति में? क्या है ना कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से उनको करना चाहिए। कांग्रेस में हायरार्की बहुत चलती है ये, और उस तरह से खुल करके कोई डिसीजन नहीं लेता है। आपने जब तो क्राउड थोड़ा सा आपको गैदर करना था तो यात्रा में तो कन्हैया का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि और किसी नेता को आप घुमाएंगे, इंक्लूडिंग द स्टेट प्रेसिडेंट राजेश राम जो बनाए हैं बाद में, तो वो क्राउड नहीं आएगा। वो क्राउड जो भी जितना भी आया इनको कन्हैया कुमार के नाम पर आया। कन्हैया कुमार माइग्रेशन पर बोले और सब चीज़ों पर बोले, शिक्षा पर बोले, तो वो कन्हैया ही कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक जो होता है ना कि हाँ ही इज माई बिहार फेस, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो एलाय है आरजेडी का, और तेजस्वी और कन्हैया मतलब एक म्यान में दो तलवार हैं, वो रखी नहीं जा सकती है। दोनों साथ में मंच शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने पूछा कन्हैया से कि भाई ये आरजेडी का परसेप्शन है, तो बोला उनका नोशनल प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने जो हाल का देखा एक इमेज जो कन्हैया नहीं चढ़ पाते हैं, पप्पू यादव कन्हैया गाड़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं, क्या हो जाता तेजस्वी के साथ वो अगर उनको मिल जाता तो कहीं ना कहीं लोग तो, हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज से, हम लोग भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वहाँ है कि भाई उसको वो मंच नहीं देना है, वो पैरिटी नहीं देनी है जो मेरी है। जो तेजस्वी को जो खड़ी है पैरिटी है राहुल गांधी के बगल में, वो कन्हैया को पैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। और कांग्रेस कन्हैया को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करिए कि ही हेयर इज माई बिहार फेस, खुल के बोले कि मेरा बिहार, चलो भाई जो तेजस्वी नेता होगा मेरा बिहार का फेस है, कह सकती है? नहीं कह सकती है। तो कांग्रेस वापों की स्थिति में है, मतलब एक होता है ना कि इसका इस्तेमाल भी करें पार्टी में, नहीं भी करें तो कैसे करें। तो कन्हैया की पॉलिटिक्स इस बीच में फंसी हुई है। नहीं तो आपने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हाँ। 2019 में जब उन्होंने लेफ्ट से चुनाव लड़ा था तब भी आरजेडी ने उम्मीदवार दे दिया था वहाँ पर। हाँ। तो ये क्या संबंध है, मतलब दोनों मतलब इनसिक्योरिटी नहीं हो सकता है ना, एक कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई आप एक नेता एक बड़ा हुआ है उसी के उम्र का समकक्ष थोड़ा बहुत आगे बढ़ा एक नेता आए जो आपका मंच ही खा सकता है। भाई ये तो कोई डिबेट की बात नहीं है ना कि भाई कन्हैया की जो ओरेटरी है वो तेजस्वी को उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। भले पॉलिटिकली करेक्ट उससे ज़्यादा हो सकते हैं जी। फादर के विजडम के हिसाब से वो समझ सकते हैं चीज़ों की पॉलिटिक्स को, लेकिन अगर ओरेटरी की बात आएगी प्योर ओरेटरी की तो हैंड्स डाउन इसमें कोई डिप्लोमेटिक होने की हमें ज़रूरत नहीं है। कन्हैया वुड ऑलवेज विन। तो क्यों चाहेगा कि किसी हमारे एलाय का एक नेता हमसे कद में बड़ा हो जाए, हमसे ज़्यादा अच्छा बोले? तो कहाँ दिया? अगर जी देता भाई तो वो नेता बन जाता, एमपी बन जाता, वहाँ दिल्ली में जाता, पार्लियामेंट में बोलता तो इनको और बुरा लगता, तो नहीं दिया। तो वो कट टू साइज वाली जो बात होती है ना, इसको बस दबा के रखो। और एक तो कांग्रेस अपने नेता को लेकर एग्रेसिव नहीं है, इस बार थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, लेकिन देखे इनका पूरा प्लान था यात्रा का, जहाँ तक मुझे पता है कि और लंबा करने का था, बट दे हैड बीन आस्क्ड टू कट इट डाउन कि भाई कम कीजिए। शुरुआत में बोला कि नहीं और लंबा करेंगे, लंबा चलेगा, लेकिन एक सेलेक्टिव कुछ जिला करके 13-14 जिला करके रुक गए वो। तो अब हम नीतीश कुमार की तरफ मुड़ते हैं, जो कि आपकी किताब में पूरा चैप्टर है, बल्कि 2 चैप्टर नीतीश कुमार और लालू का एक कंबाइंड चैप्टर है, फिर नीतीश कुमार पर एक अलग से आपने चैप्टर लिखा हुआ है। तो नीतीश जी, जैसा कि आपने कहा कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव होगा, तो कहाँ खड़े हैं नीतीश जी? मतलब फ्रॉम हाई टू, मतलब 43 सीटें आ गई, पिछली बार भी कम सीटें आई, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, और अब भी उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, या जेडीयू को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश जी 2025 में कहाँ खड़े हुए हैं?
2025 में निश्चित रूप से दोराहे पर खड़े हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को कुछ प्रूव नहीं करना है। अभी बिहार में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद, और इनको कोई पूछना, एक जब भी पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक टेस्ट केस के रूप में देखा जाएगा कैसे एक 3% से कम का जनाधार नेता बिहार की राजनीति में इतने लंबे रूल कर सकता है। लालू प्रसाद राबड़ी देवी ने अगर 15 बरस किया तो उनका एक तरह से 14% का जनाधार था। 3% के जनाधार में बिहार जैसे कास्ट रिडन सोसाइटी, अब बिना अपने आप को कास्ट लीडर जताए हुए उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट को ऊपर रखा, तो प्रूव करना। अब बैक टू 25, आप बैक टू बैक उन्होंने बहुत सारे, आप देखिए कि 2010 में 206, 243 में 206, दैट वाज द हाईएस्ट। आई स्टिल रिमेंबर एक्सप्रेस का हेडलाइन, राजनीतिस, वो फेज था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो डाउनहिल जर्नी जाती है, उनके साथ अलायंस में जाते हैं, 71 आती है, 71 के बाद ये सीधे आकर के 43 पर आते हैं, तो इसमें कि चिराग का खड़ा होना बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और लेकिन फिर भी वो इरेस्पेक्टिव ऑल दैट ही रिमेंड चीफ मिनिस्टर, उतने ही पोर्टफोलियो उनके रहे, निर्णय लेने में मोर और लेस वही उन्हीं का बरदहस्त रहा। अब उनके पास उनको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इज मोर अ क्राउन देन ए पर्सन। तो उनके क्राउन को लेके जेडीयू घूम रही है कि भाई ये इनकी पॉलिटिकल पूंजी है, हेयर इज़ द मैन, जिसने 50% रिजर्वेशन दिया, 35% गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को दिया, जिसने 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाए, जिसने कि एक तरह से एक कंस्टिट्यूंसी महिलाओं की क्रिएट कर दी, ईबीसी के लिए इतना किया, महादलित के लिए अलग योजनाएं बनाई, तो किस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग किया, और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल किया, पुल पुलिया आप ले लीजिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, मतलब ही इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ बिहार। ये किया तो वो लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये किया है। उसके बाद जितनी डोल्स दे सकती थी, जितने सोप्स दे सकते हैं, वो सारे सरकार ने लगभग अनाउंस किए हैं। जो 1-2 बचे हैं वो भी अनाउंस, जो हम चर्चा कर चुके हैं वो अनाउंस कर देंगे। उनके नाम पर, उनके कारण नहीं, उनके नाम पर ये चुनाव जेडीयू जीतना चाहती है। और एनडीए के साथ कॉम्बिनेशन में वो चिराग कन्वर्टिबिलिटी देख रहे हैं, उनको भी प्रशांत का ही डर सता रहा है कि भैया अदरवाइज अगर हम देखें कन्वेंशनल लॉजिक से तो 43 से भी ज़्यादा ही जाएगा जी कन्वेंशन। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को, अगर मैं अभी भी कहता हूं कि 50 से ज़्यादा सीट लाए, तो इस स्वास्थ्य के बावजूद भी, किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ये तो उम्र की बात है, वो बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ दिनों के लिए 1-1.5 साल ही सही, 2 साल ही सही, वो रिलेवेंट रहेंगे। इसीलिए तो बात चल रही है कि उनके बेटे निशांत को लाया जाए। तैयार हुआ बैठा हुआ है, सिर्फ उनका गो अहेड है देना। कहे उनको ये एम्बेरसमेंट होता है कि हम हमेशा सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में कहे कि डायनास्टिक नहीं होना चाहिए, हम ही करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ें उनको होल्ड बैक कर रही है। लेकिन जेडीयू में बहुत बेचैनी है अंडर कार्डर में कि यही एक कंसेंसस नेता हो रहा है कि इतना जो पॉलिटिकल कैपिटल है फादर का, कौन संभालेगा। तो अगर वो 50 सीट में, कह रहा हूँ दूसरी बात बोल रहा हूँ, यू नेवर नो, अगर 50 सीट लाता है तो यू कैन सी, अगर एनडीए को, बीजेपी को इनसे ज़्यादा आती है, सरकार बना लेती है, यू माइट सी नीतीश कुमार बिकमिंग चीफ मिनिस्टर अगेन फॉर सम टाइम, and then I might see a situation then Nishant Kumar became deputy chief minister and somebody from बीजेपी कैन बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, अगर वो उनको सिंपल मेजॉरिटी भी आ जाती है। ये चीज़ें 26 की पॉलिटिक्स में मैं होता हुआ देख रहा हूँ, अनलेस कि प्रशांत एक ऐसी स्थिति कर दे कि हंग असेंबली कर दे, जो कि मुझे उतना नज़र नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि प्रशांत की कॉम्बिनेशन एनडीए की राह आसान भी हो सकती है। तो मैं 43 से नीचे मैं गिरता हुआ नहीं देख रहा हूँ, डिस्पाइट जितना भी फैक्टर्स है, जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से है उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अगर 50 आएगा तो जेडीयू की पॉलिटिक्स 5 वर्ष के लिए उसकी लॉन्जिविटी मिल जाएगी। उसकी नेता कोई नहीं, अभी किसी को कोई चर्चा है क्या ग्रामीण में पटना से बाहर चल जाए, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य क्या विमर्श का मुद्दा है क्या? नहीं। मैं कई जगह SIR में कवर कर घूम के आया हूँ, मैं साइड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नोबडी इज टॉकिंग और नॉट इज बॉदर्ड अबाउट कि भाई क्या हो रहा है। बोला कितना अच्छा तो काम कर रहा है, अभी 400 से 1100 कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, हम लोग को क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा है नीतीश कुमार। तो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी, जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है, जो उनको चला रही है, उस कंटिन्यूटी में हो सकता है, यू नेवर नो कि इस स्थिति के बावजूद भी अगर मान लीजिए कि 65 और 55 आ गया, 130, क्या कर लीजिएगा आप?
दूसरे कॉम्बिनेशन सरकार बन नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के पास तो हमेशा ऑप्शन ओपन है, आरजेडी वाला, आपके पास नहीं है। तो वो जो ये बिहार की राजनीति के उभयनिष्ठ तत्व हैं, ही कैन गो आइदर वे, दैट इज हिज स्ट्रेंथ। नहीं तो थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर पीछे चलते हैं, और जो आपकी किताब में लिखा है कि बख्तियारपुर से लेके पटना एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास की दूरी 70 किलोमीटर है, लेकिन नीतीश कुमार को उसको पाटने में मेरे ख्याल से कम 35 बरस लग गए पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनने में। हाँ 1970 के आसपास उनकी जर्नी शुरू हुई थी। जी जी। तो ये जो बात आपने लिखी, वो पहले 2 बार चुनाव हार गए थे, फिर उन्होंने पत्नी से कहा कि अब अगर तीसरी बार हारूंगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ये क्या कहानी है? हाँ, ये क्या कहानी थी? ये कहानी शुरू होती है जिसे कि राजनीति का बीज तो उनके पिताजी कांग्रेसी थे, राम लखन सिंह, कविराज राम लखन सिंह वैद्य लिखा करते, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर थे। तो उनके पिताजी को जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, 52 में नहीं दी, तो कहीं ना कहीं एक दर्द था कि भाई एक पिता को जिस तरह से ट्रीट किया था कांग्रेस ने। तो एक फादर तो शेयर करते थे ना। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ पढ़ते हैं, जो कि बाद में नीट हो गया, NIT हो गया। वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो सक्रिय होते हैं और उनको नौकरी भी मिलती है, रांची में मिलता है, नहीं जाते हैं, शायद जा करके लौट आते हैं, समथिंग लाइक दैट हुआ, लेकिन ही डिडंट डू एनी जॉब। वो बहुत क्लियर हैं अपनी नौकरी करने के बारे में। अमन लेकिन इतनी पॉलिटिक्स में एंगेज थे, पिताजी कहा करते थे कि पता चलेगा कि हमारी मृत्यु होगी, तुम घर पर नहीं हो। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। तो वही हुआ, एक प्रिया स्कूटर पर बैठ करके इनकी पटना आते हैं, दोस्त ले जाते हैं कि पिताजी नहीं रहे वो। तो वहाँ से वो दर्द देखा कि बोलते थे कि भाई पिताजी का पुरिया बनाते थे, मैं बनाता था, उनकी बातें मैं सुनते रहता था। जो बख्तियारपुर वाले घर में, कल्याण बिघा में तो कम जाते थे, वो फिर घर था, गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, तो मेनली बख्तियारपुर में रहते थे। बख्तियारपुर से ट्रेन पकड़ के पटना आते थे, मंथली पास था, फिर लौट जाते थे। यही क्या गांधी मैदान में बैठ के अखबार पढ़ते थे। अच्छा, हाँ, तो ये उनकी पुरानी आदत थी। और लोहिया को 67 में सुना था, पेरी फेरी गांधी में, लास्ट स्पीच ऑफ राम मनोहर लोहिया को सुना था। तो उनके दिमाग में ये चीज़ें मतलब चलती रही थी। तो अब JP मूवमेंट में भाग लेते हैं, लेटर पार्ट में फेमस होते हैं, फर्स्ट पार्ट में उतने एक्टिव नहीं होते हैं। सेकंड पार्ट में जब इमरजेंसी तक जाता है तो तब एक फ्रंट रंग लीडर में ये भी लालू प्रसाद के साथ आते हैं, तो इनकी भी पॉलिटिक्स चल निकलती है। लेकिन उसके बाद की आप जर्नी जानते हैं कि भाई एक आसान जर्नी नहीं था। वो जब 95 में वो आडवाणी जी जॉर्ज फर्नांडिस को हाथ में लेकर के वो जाते हैं मुंबई वाले अधिवेशन में, फिर वहाँ से एक रास्ता खुलता है। और नीतीश जी भी जो मतलब लालू जी से अलग होकर के 94 में समता पार्टी बनाते हैं। अब 95 में इस तरह से उन्होंने किया कि कुर्मी महाचेतना रैली होती है गांधी मैदान में, जहाँ वो जाना नहीं चाहते थे, शिवानंद तिवारी ले गए, लालू जी ने कहा कि अरे जाओ, अच्छा, हाँ जाना चाहिए, और कहीं तो कोई और नेता बन जाएगा। तो गांधी मैदान में चर्चा हुई कि भाई नेता, शिवानंद तिवारी कहा कि यार भीड़ तुम्हारी, ये नेता यहाँ बैठा हुआ है। तो वहाँ गए, इनिशियली ही फेस रेसिस्टेंस, लेकिन सब लोगों बोले और वहाँ से एक नेता का जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने कास्ट टैग नहीं रखा, एक कंस्टिट्यूंसी बन आपने गई। लिखा है कि उस भाषण में भी उन्होंने लालू पर अटैक नहीं किया, जब उन्होंने देखा कि बाकी शायद भोला प्रसाद सिंह शायद हाँ। कि नीतीश जी फिर भी लालू से हमला करने से बच रहे थे। लालू से पर बच रहे थे, लालू जी नहीं भेजा था, और उसमें फॉर्मली अलग भी नहीं हुए थे। उनको ये था कि भाई तुम लोगों को, तुम्हारी भीड़ है, कोई और ले लेगा। सतीश कुमार सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे जी। जो बाद में एक छोटे नेता के रूप में रह गए, लेकिन सारी मेहनत उनकी थी। मतलब ये उनको ये पूरी जो रैली की तैयारी होती थी, जो बीरेश चौधरी से हवाले से एक छोटे से कार्यकर्ता उन्होंने बताया कि भाई पूरी तैयारी वो कहीं नहीं थे, लास्ट में आए महफिल लूट लिए जी। उस प्रकार का वो चेतना रैली होती है। वहाँ से एक नेता के रूप में प्रस्थापित होते हैं और उसके बाद फिर अलग होते हैं। क्योंकि अब लालू जी का कद बड़ा हो गया। 91 में चुनाव 54 सीट में से अविभाजित बिहार में आप 48 जीत जाते हैं, कद बड़ा हो गया। तो जितने बड़े नेता थे सबको अलग अलग करना, दरकिनार करना। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार, लास्ट नीतीश कुमार थे, सब ये अलग होना शुरू हो गए। तो ये और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर वो 94 में समता पार्टी बनती है। तो समता पार्टी में आते हैं। लेकिन जब देखा कि बिहार की पॉलिटिक्स भी ट्राइपोलर है तो भी लालू जी का बर्दाश्त हो जाता है, तब लगा नहीं इसको बाइपोलर बनाना है। जब वो एनडीए के साथ ओपनिंग होती है तो भी समय लगा इनको आने में। 2000 में ऑलमोस्ट मतलब
मेजॉरिटी थी नहीं, आरजेडी बड़ी पार्टी थी, जी। बुलाना चाहिए था राबड़ी देवी को, लेकिन इनको नहीं बुलाया। तो अब वहाँ वाजपेयी जी ने सबसे पहले रामविलास पासवान को ऑफर किया कि बिहार जाइएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो रामविलास पासवान वो मीटिंग से बाहर आते हैं और शायद अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं तो मना कर देती है। उनके मना करने के बाद फिर नीतीश जी को ऑफर देते हैं। तो नीतीश जी तैयार हो जाते हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री थे, वो यहाँ आते हैं, वो जानते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मेजॉरिटी, लेकिन जान रहे थे कि वहीं प्रूव कर पाएंगे। 7 दिन सरकार बन जाती है। तो सुशील मोदी बोले कि वो इसलिए बने थे कि बिहार की राजनीति में वो अपना कद बड़ा करना चाहते थे, वो अपनी लकीर बड़ा करना चाहते थे। मुझसे बड़ी लकीर कर ली उन्होंने, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो मैं था उनका। और ये कैलाशपति मिश्र जो बीजेपी के पितृपुरुष माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को लाए हो, तुम्हारा नेता पैदा नहीं होगा। और आज की डेट में देखिए, ही वॉज हाउ राइट ही वॉज। सुशील कुमार मोदी वॉज द बेस्ट बीजेपी कुड प्रोड्यूस। वो जो कि नीतीश उनके डिप्टी उनको होके राके संतुष्ट करना पड़ा। और जबकि 2005 के सेकंड चरण चुनाव में जेटली से प्रोजेक्ट करवाते हैं, जेटली डिसाइडेड टू फील्ड सुशील कुमार मोदी टू अनाउंस दिस के नीतीश कुमार वुड बी द फेस ऑफ एनडीए। तो ये चक्कर आता है जहाँ, वहाँ से फिर 5 में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स चल निकलती है 2005 के दिसंबर से। ये तो नरेंद्र मोदी से जो उनके रिश्ते रहे हैं, नरम गरम जो भी है, और पहली झलकी मिलती है 2010 में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, विज्ञापन आता है। हाँ। और वो एक तरह से बहुत मतलब अपमानजनक था कि उन्होंने डिनर ही कैंसिल कर दिया था। तो ये मतलब ये क्या कहानी थी? मतलब मोदी के साथ रिश्ते बेसिकली कैसे रहे? मोदी के रिश्ते की कहानी है कि देखिए, जब किसी भी कोई ओबीसी नेता अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में अच्छा कर रहा हो, ये शायद 4 की बात है। एक बड़े सोशलिस्ट साहित्यकार हैं प्रेम कुमार मनी, उनके घर पर नीतीश कुमार आते हैं मिलने के लिए, और वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं कि यू डोंट नो द पर्सन, घांची है घांची, जो उनका कास्ट था, मतलब जो जिस चीज़ को काफ़ी बुनाया भी गया बाद में। और आई एम फैन ऑफ दिस मैन, दैट वाज द एग्जैक्ट सेंटेंस। ये प्रेम कुमार मनी कोट करते हैं, जो मेरी पहली किताब रूल और डिसरूल में है, वो कोट करते हैं उस आदमी को। मैं इस व्यक्ति का फ़ैन हूँ। जब तक एक अनादर ओबीसी चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री है तब तक ठीक, लेकिन जो केंद्र में जब वर्टिकल पिरामिड हो जाता है, हिमालय की तो एक ही, एवरेस्ट तो एक ही है, एवरेस्ट पर जब 2 व्यक्ति को चढ़ना है, तब इनकी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हुई तो वहाँ चक्राहट हो गया कि इन्होंने 13 में कहा, 10 में इनको आ गया अच्छा सीट 206, 32 सीटें जीती 2000 इसके इलेक्शन में, मतलब 9 के इलेक्शन में जो है, और 10 में आया विधानसभा में 206। तो कुछ लोगों ने इनको कह दिया कि आप तो राष्ट्रीय मटेरियल हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। तो ये इनको थिंग्स वेंट टू हिम, वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, उन्होंने सोच लिया। तो वो जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा आई वो उनके कन्फ्लिक्ट में आता है। वो कहीं ना कहीं 10 में जीते थे, 9 में जीते थे, ये उनके दिमाग में था। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई थी, तब तक मोदी जी भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, वाइब्रेंट बिहार, ये सब चल रहा है। कोई ओकेजन नहीं था कि 5 करोड़ उन्होंने दिया है, उस ओकेजन पर बुनाया जाए। तो उनको लगा कि कैसे इसका बिहार एज ए कोई पॉलिटिशियन है सोचेगा ओकेजन। तो उन्होंने सोचा कि यार बिहार ने 5 करोड़ दिया है, इसी चीज़ को इनकैश करते हैं, हम कैसे इसको जोड़ेंगे। तो वो दिया, बड़ा प्रोमिनेंटली छपा। मुझे याद है कि शिवानंद तिवारी के साथ चाणक्य होटल में आते हैं नीतीश कुमार, सारे पत्रकार से बैठे हुए हैं, बहुत असहज लग रहे हैं कि ये कोई तरीका है। और पूरा प्रस्तावित हो जाता है कि भाई भोज का डिसीजन हो गया है, और तो तब तक आमंत्रण दे चुके थे, रात में भोज देना है। तो बाद में कहा कि क्या किया जाए, तो कैसे कैंसिल किया जाए। तो किसी के थ्रू कहवाया कि भाई ये हम नहीं चाहते हैं, वो नहीं आए। तो सुषमा जी ने कहा कि जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। शी वॉज वेरी क्लियर। इवन अरुण जेटली आल्सो सपोर्टेड दैट आइडिया की बात सुषमा जी सही बोल रही हैं। तो फिर वो हो गया कि भाई हम लोग नहीं जानते। तो उनके कारण से मतलब वो हुए। और नेक्स्ट डे आडवाणी जी की सभा होती है गांधी मैदान में, और आडवाणी जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार हमारे बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, वो भी इस मंच पर रहते तो अच्छा होता है। पहली बार उस कैंपेन में, 2010 के कैंपेन में पहली बार सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से डायस शेयर करने से मना किया था, केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर।
जो असर्ट किया था एक स्टेट बीजेपी लीडर ने, दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, वो ये कहानी थी। तो उसके बाद तो फिर वो इन दोनों का मतलब खट्टा मीठा चलता ही रहा। और नीतीश फिर कुमार ने हाथ भी झटक दिया था एनडीए की 2009 की रैली में, हाँ, जब 9 के वो जो क्या बोलते हैं, वो लुधियाना में जो रैली लुधियाना वाले, हाँ झटका नहीं था, लेकिन वो पीछे से आकर के, वो खड़े भी नहीं थे, पीछे से आकर के हाथ उठा लेते हैं। जी वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे। जी तब तो पैरिटी थी ना भाई। वो एक समय तो है, वो नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री रह चुके, नीतीश कुमार कद बड़ा था, जी उनके पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, ऑफकोर्स भाई। हाँ 2002 में वो बने, 2002 में 7 दिन के लिए बने, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो लगा हुआ था इनके ऊपर भाई। एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, एमपी रह चुके थे कई टर्म, तो वो बड़ा कद था। लेकिन वो जो 13 में जब वो निर्णय होता है कि ये निर्णय उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, हाँ गोवा वाले में, जी कि भाई उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होता है ऑब्वियसली वो पीएमपीएस होता है। तो वो वहाँ से फिर बात गड़बड़ हो जाती है कि भाई ये सही नहीं हुआ। जो 12 में उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि क्लीन एंड सेकुलर इमेज चाहिए, वहीं से स्टार्ट हुआ, 12 के एक इंटरव्यू से स्टार्ट हुआ था। और जो पहले जेडीयू की एक मीटिंग में बोला था, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, बाद में उन्होंने शायद इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू दिया था। और फिर जब बाद में हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। तो ये खिंचाव 10, 12, 13 में तो इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, आई थिंक 16 जून था 2013 में, वो दोनों फिर वो अलग होते हैं। अब फिर तो आप जान ही रहे हैं, फिर तो देख लिया नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट करके, 14 में हार गए, 20 से 2 आ गए, 15 में जीते, लेकिन उधर उनको उतना कंफर्ट नहीं लगा जितना इतना लगता था। और तब तक इन्होंने मैसेज दिया कि हमको, मेरा मैंडेट बिहार को रूल करने के लिए। तब इनका नेशनल वाला भूत उतर चुका था, तब तक कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं किया, कांग्रेस के साथ बना नहीं, तब फिर ही फोकस्ड हिमसेल्फ ऑन बिहार। ये कहानी है। नहीं, 2025 आते आते अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल गए। नीतीश जी ये कहते हैं कि हम लल्लन सिंह का नाम लेके हाल में कहा कि उनके कहने पे चले गए थे हम लोग, वापस हमारा घर यहीं है, लौट के आ गए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नेता आप है, जब आपको सूट करेगा तो किसी आप नंबर 2 को 3 को ब्लेम करेंगे कि आपने कहा था, जी तो वो तो कोई आदमी प्रतिकार नहीं करेगा, क्योंकि आप नेता हैं। तो एवरी बिग लीडर लुक्स फॉर ए स्केप गोट। जी तो वो भी एक्सक्यूज उन्होंने ढूंढा किसी पर्टिकुलर। अब कोई 4 आदमी इतने बड़े नेता हैं, 4 आदमी, कोई पत्रकार आपको समझा देगा कि कभी तो उन्होंने 4 आदमी को बोला था कि इनके कहने से चले गए, तो वो खुद थोड़ी कहेंगे। तो ऑफ कोर्स मतलब नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से आगे चले गए उस रेस में। जो लड़ाई शुरू हुई थी 2000 एक तरह से कहिए 10 में, जी उस रेस में बहुत आगे हैं। 3rd टर्म इन एज चीफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नोवेयर। और आप जानते हैं, आप नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखिए जब उनसे मिलते हैं। तो आखिर में संतोष जी, लंबी बातचीत हो गई, लालू प्रसाद यादव के बारे में हम बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में भी आपने विस्तार से 2 चैप्टर तो लिखे ही है कि कैसे वो पटना में आते हैं, वेटनरी कॉलेज में उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। एक तरह शहरी, जो गांव में भी वो दबंग तरह कह सकते हैं उनको, कि लोग मतलब वो भेदभाव था जाति को लेकर, कि पढ़ने लिखने को लेकर, उससे लड़ते हुए वो पटना तक आते हैं, उनके रिश्तेदार उनको यहाँ ले आते हैं। तो शुरुआती दिन क्या थे लालू यादव के? शुरुआती दिन बहुत ख़राब थे। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो एक मतलब स्कूल गए नहीं गए, गांव में रह रहे हैं, कृषक परिवार से वो आ रहे हैं, एक गोपालगंज के फुलवरिया गांव में। तो इनके पिता, इनके भाई सब की नौकरी यहाँ थी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, मतलब क्लास 4 के में जॉब थे। तो जब देखा कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो एक भाई पकड़ कर उनको ले आते हैं कि अब चलो तुम पटना में रहोगे। तो पटना में आते हैं, तो पटना आते हैं तो ये इनको क्या था कि गांव में भी कुछ प्रैंक सब किया करते थे। तो इनको एक तरह से कहिए कि एक बोलने का उनको हुनर पता था कि भाई बोला कैसे, जब मंच पर कैसे बोला जाता था। जी उसी समय इनके जो पहले राजनीतिक गुरु थे वो लोहा सिंह नाटक था। अच्छा रामेश्वर कश्यप का लोहा सिंह नाटक था, उसमें करेक्टर था लोहा सिंह। अच्छा तो लोहा सिंह मतलब रेडियो ड्रामा था, तो उसके पूरे डायलॉग इनको याद थे कि एक खदेरन की मदर जब हम काबुल के मोर्चे पर थे, तो लोहे के बंदूक से काट का सनूक तोड़ते थे। हाँ, ऐसे प्रकार का और डायलॉग थे। तो वो कहा जाता है कि
मिलर स्कूल में गए तो उनका इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने यही डायलॉग सुना दिया था, उसी डायलॉग से इम्प्रेस होकर के उनका एडमिशन हुआ। तो नरेंद्र सिंह जो नहीं रहे मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके खासम खास मित्र हुआ करते थे, वो जाते थे। शुरुआत में मतलब वो जैसे कि बोरा पर, आप जूट वाले बोरे पर बैठने वाले स्कूल पर गए, तो जहाँ भी गए उनको लीडरशिप क्वालिटी थी। अब वो कॉलेज जाते थे तो किस प्रकार पैदल नहीं जाया जाए, तो एक आदमी, एक कोई लड़का था तो उसको डरा के बोले कि तुम साइकिल से रोज हमको पहुंचाओगे, नहीं तो पीटेंगे तुमको। तो साइकिल से रोज इनको पहुंचाता था बैठा करके। तो वो एक अलग मतलब एक उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ जब आते हैं तो बीच में उन्होंने कुछ प्रयास किया, ग्रेजुएशन सब किया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये भी मूवमेंट निकलने के बाद इनको तुरंत ब्रेक मिल गया। बीच में थोड़ा बहुत जो एडहॉक नौकरी होती है एनुअल हस्बेंड्री में, किसी विभाग में उन्होंने नौकरी भी की थोड़े दिन के लिए। अच्छा। हाँ, और जब ये चुनाव जब होता है ना, जिसमें शिवानंद तिवारी इनको पॉलिटिक्स में लाए, 1969 में लालू जी पहली बार कोई एक लीड किए हैं प्रोटेस्ट को। शंकराचार्य ने, पूरी के शंकराचार्य ने कुछ बोल दिया था दलितों के अगेंस्ट में, तो उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट मार्च निकला था, उसको शिवानंद तिवारी लीड कर रहे थे। तो पहली बार वो जिंदाबाद का जो है, मुर्दाबाद के नारे जो है लालू प्रसाद उसमें लगाया। तो वो एक तरह से कहिए कि फर्स्ट पॉलिटिकल, अखबार के दफ्तर में भी मोर्चा निकला, रैली निकली थी। अखबार के दफ्तर पे भी रैली निकली थी उस समय, शायद आपने कहा। हाँ, मैंने उस अखबार के दफ्तर पे, यस, हाँ, वो भी तो ये उन्होंने किया। तो एक तरह से कि शिवानंद तिवारी ने उनको कॉन्फिडेंस दिया। उनके पिताजी रामानंद तिवारी कर्पूरी ठाकुर के नंबर 2 थे, बड़े सोशलिस्ट नेता थे। तो शिवानंद तिवारी भी अपने किशन पटनायक से बहुत प्रभावित रहते थे। तो एक अलग प्रकार के SYS में जो यूथ विंग था सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, उसके नेता थे। तो वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वहाँ से उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद कॉन्फिडेंस आता है। और जब वहाँ 77 का चुनाव होता है, तब जयप्रकाश नारायण उनको कहते हैं कि भाई तुम लड़ो छपरा से। तो 29 वर्ष की उम्र में वो MP बन जाते हैं। नहीं, तो आपने जैसे कहा रामानंद तिवारी ने शायद उनको यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए स्पॉट किया था, मतलब जो स्पॉटिंग हुई थी उनकी कि इसमें नेता शिवानंद तिवारी ने, हाँ, उन्होंने स्पॉट किया था कि ये नेता बनने की इसमें। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने तो 69 से ही किया स्पॉट। उसके बाद जो चुनाव जो लड़ा जाता है, तो एक अशोक राजपथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, तो कोई बोल रहा है कि भाई हम ये कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये खुन्नस में कहते हैं, लालू को प्रोजेक्ट करते हैं कि तो लालू प्रसाद को बोलते हैं कि ये लड़ेगा। तो उसमें से एक यादव समुदाय का ही कोई होता है, तो उसको शायद सीधे जाके लपड़ मार देते हैं। अच्छा। तो इनको डर जाता है कि वो तो अचानक बोला कि उसको जा करके, वो दबंग हुआ करता था दूसरा, तो आप पब्लिकली किसी को ये कर दीजिएगा तो आधिपत्य हो गया, ये कॉन्फिडेंस हुआ। बोला कि जो आदमी जिससे कि गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, वो जाके सीधे जाकर के अगले दिन किसी को लपड़ मार लेगा, तो नेता बनने की क्वालिटी तो थी। और उसके बाद जो आते थे यहाँ से वेटनरी कॉलेज में अपने चपरासी क्वार्टर से, तो रिक्शा पर बैठ के पान खाते हुए, रुकते हुए, अपने अंदाज में वहाँ जो भाषण देते थे, तो वो अपने अंदाज में भाषण देते थे। वो भाषण कोई देता नहीं था। कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री इतने प्रोटोकॉल से घिरे रहते थे। पहली बार लगा कि यार एक नया प्रकार का नेता आया है। तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चमक गए। 77 में तो खैर वो MP ही बन गए। नहीं, तो आपने एक बार कोई लिखा कि उन्होंने अपने ही मरने की अफवाह फैला दी थी, मतलब ये तो 74 के आंदोलन में पब्लिसिटी क्या हुआ था ये? 74 के आंदोलन में चली ना, गोली वोली चली 74 के 18 मार्च 1974 में, जब साइंस कॉलेज पटना से चलती है जेपी मूवमेंट। जो उसमें जेपी नहीं आए थे, बिहार मूवमेंट कह सकते हैं, जेपी सीन में नहीं आए थे। उसमें जब वायलेंस हो जाता है तब जेपी सीन में आते हैं। तो उसी में प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग 2 अखबार के दफ्तर जलाए गए। तो उसी में लालू जी ने, उसमें ये ज़माना था ये वाला फ़ोन का, बेस फ़ोन का, तो अपना अफवाह फैला दी कि मर गए हैं, कि लालू जी का डेथ हो गया है। तो पूरा 2-4 घंटा हल्ला रहा, बाद में सबसाइड किया। तो कम से जब इसके पहले की और लोगों की चर्चा होती, इन्हीं की चर्चा हुई, भले ही उसका बाद में खंडन हो गया। तो वो एक पब्लिसिटी मॉन्गरिंग वाला था। वो ये दिखाता है कि ये आदमी पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कर सकते थे। नहीं, तो अब हम सीधे 1990 में आते हैं, जब लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता दल की सरकार, मतलब मेजोरिटी आती है, लेकिन लालू जी को फिर भी मुख्यमंत्री बनने के लिए चंद्रशेखर जी को फ़ोन करना पड़ता है कि आप मदद कीजिए। तो ये कैसे हुआ? मतलब कोई लालू जी सर्वमान्य नेता नहीं थे एक तरह से? नहीं, सर्वमान्य नेता नहीं थे उसमें। ठीक है कि वो कर्पूरी ठाकुर के मरने के कुछ दिन के बाद लीडर ऑपोजिशन बन जाते हैं,
तो जो लोक दल की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर जो पुराने नेता थे, जैसे अनूप लाल यादव थे, विनायक प्रसाद थे, गजेंद्र हिमांशु थे, इन तीनों नेता को, तीनों यादव नेता थे, बड़े यादव नेता थे, इन तीनों को दरकिनार करते आगे जाते हैं। तो एक लेकिन आप क्या कि वहाँ भी लॉबी, देवीलाल की लॉबी थी केंद्र में, वीपी सिंह की लॉबी थी, तो वीपी सिंह की पसंद थी और चंद्रशेखर भी थे एक तरह, थर्ड तीसरा कौन जी। तो वीपी सिंह को पसंद थे रामसुंदर दास, क्योंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो उनको लगा कि, और दलित समुदाय से आते हैं, तो उनको लगा कि भाई इन पर बैठ चूँकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है। और लालू जी को सीरियस नेता नहीं मानते थे वो, कि ये सीरियस है नहीं, और जिस तरह से बोलते थे वो लगते भी नहीं थे कि वो सीरियस हैं। और ऑफकोर्स देवीलाल के पसंद थे लालू प्रसाद, सारा यादव के पसंद थे लालू प्रसाद कि ये हो सकते हैं। तब ये बात हो गई जबकि वीपी सिंह ने कहा कि ये रामसुंदर दास बनेंगे, तो कोई कंटेस्ट नहीं था, कोई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो एमएलए कितना देगा, इनको विरोध होगा। तब इन्होंने फ़ोन किया चंद्रशेखर सिंह कि बाबू साहब क्या हो रहा है, देखिए आपके रहते हुए इतना जुल्म होगा। तो वो तो वीपी सिंह को उन्होंने कभी नेता नहीं माना था अपना, उन्होंने कहा भी था कि माई पार्टी प्रेसिडेंट नॉट माई लीडर, एग्जैक्ट लाइन था उनका। तो अब उन्होंने रघुनाथ झा को एक डमी के रूप में खड़ा किया। तो तब चुनाव हो जाता है, कभी इंटरनल चुनाव हो, बहुत रेयरली होता है ये सब चीज़, जी। चुनाव तो होता देखने है। नहीं मिलता है। तो 56, 59 और 14 ये आता है। तो वो जो कुछ जगह 12, कुछ अखबारों में मैंने देखा, कुछ जगह 14 देखा। तो मैंने दोनों नंबर बोलता हूँ, एग्जैक्ट मुझे एक एग्जैक्ट स्रोत मुझे नहीं मिला है कि वो 12 था कि 14 था, लेकिन ये 56, 59 जनों का कन्फर्म है। 3 वोट के मार्जिन से 59 रामसुंदर दास इनको आता है, लालू जी को 3 वोट से जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। आई थिंक मार्च में शायद बनते हैं। उसके कुछ महीने पहले उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म होता है, इसी कारण से उसका नाम रखते हैं राजलक्ष्मी। अच्छा। वो राज लेकर के आती है, जी। तो सी इज राजलक्ष्मी, यंगेस्ट ऑफ द 7 डॉटर्स ऑफ लालू प्रसाद। सी इज बॉर्न इन 90। तो आपने किताब में लिखा है कि जब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को वो गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे या मन बना रहे थे, तो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उन्होंने कहा कि ये क्यों कर रहे हो, उनको रोक रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे कि ये सब चक्कर में मत पड़ो। तो ये लालू का ये भी एक बड़ा फैसला माना जाता है कि उन्होंने आडवाणी जी का रथ रोक दिया, मतलब जिससे एक सेकुलर नेता के तौर पर उनकी छवि बनी। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी? पीछे की कहानी ये थी कि पहले आइडिया था कि उत्तर प्रदेश में किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में देगा कि फिर मुलायम सिंह का कद बड़ा हो जाता है, तो फिर वहाँ किया। फिर यहाँ जब आते हैं तो मैंने लालू जी की ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये आपने वीपी सिंह के कहने पर किया था? तो लालू जी ने कहा कि सब बात मतलब आप ही को बता दें। तो ही डिडंट आंसर, उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे, लेकिन बिना जवाब दिए बहुत कुछ उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ने तो उनको सजेशन दिया था। फिर बातचीत हुआ कि पटना में किया जाए, बोला ना पटना में नहीं किया जाए, गड़बड़ हो जाएगा, पावर सेंटर है, वायलेंस हो सकता है, सत्ता का केंद्र है। तब मन बनाया इन्होंने कि ऐसा करते हैं कि इनको गंगा पार होने देते हैं। अब देखिए जैसे गंगा पार करते हैं, ये मुझे बताया था कि डीएन गौतम को अभी रिटायर्ड हुए डीजीपी के रूप में 9 में उनको एक महत्वपूर्ण पद जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया हाजीपुर में, और कुछ लोग उनके नेता सब प्रोटेस्ट करना ब्रिज पर, महात्मा गांधी ब्रिज पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया उस रास्ते में। तो वहीं से एक अंदेशा हो गया शुरू कि अब पॉलिटिकल इंगेजमेंट शुरू हो गया है, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट आना शुरू हो गया। पटना तक नहीं था, ये पूर्वाभ्यास था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब निकलने देते हैं, थोड़ा सा करके छोड़ देना। थोड़ा सा किया, उसके बाद निकलने दिया, और पूरा दिन भर तक मतलब किसी को ये नहीं था, आइडिया नहीं था। सारी तैयारी रात में हुई, उनको सेटल करने दिया गेस्ट हाउस में। आई थिंक आरके सिंह जो बाद में मंत्री बने, आरके सिंह थे उसमें रोल में, एक और अधिकारी थे। लेकिन जो जाते हैं इनको बोलने के लिए कि यू आर अंडर अरेस्ट, वो आरके सिंह बोलते हैं जाकर के कि सर आपकी गिरफ्तारी है। तो वो ये कहते हैं कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा घर बात करने दीजिए। तो वो जा करके शायद वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगा के पत्नी से बात करते हैं, और फिर वहाँ से रातों रात उनको शायद
उठा करके पूरा घेर लिया जाता है चारों तरफ से, रात में आई थिंक 4 बजे के आसपास। तो फिर वहाँ से उठा के वो झारखंड का वो मसान जोर है, उस बिहार का ही पार्ट था, वहाँ उसको ले जाया कर ले जाता है। और लालू जी फिर बाद में मिलने जाते हैं, मिलने जा कर के बेटी से बात करवाते हैं। दैट इज़ द ह्यूमन साइड कि भाई जो हमको करना था एज ए नेता मैंने कर लिया, आपसे मुझे कोई व्यक्तिगत खुन्नस रंजिश नहीं है। अब पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनके जो दवाई लेते हैं, जो खाना पीना जो भी है, उसमें कोई तरह का कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। परिवार से जब बात करना चाहें तो जो एक मतलब एक जो अलाउड है जिसमें, उस हिसाब से इनको बात करवाया जाए, जो मिलने चाहे मुलाकाती का, तो वो सब उन्होंने किया। लेकिन मैंने उसका टेक अवे ये दिया कि उन्होंने वो रथ तो रोक लिया, आडवाणी का रथ तो रोक लिया, लेकिन अपने खुद सेकुलरिज्म के रथ पर चढ़ गए। नहीं तो दूसरा जो लालू यादव के करियर का हाईलाइट रहा या जो उनके मतलब नीचे जाने का भी कारण बना, वो है चारा घोटाला। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपने लिखा कि चारा घोटाला तो पहले से हो रहा था, लेकिन लालू यादव एक तरह से उसमें फंस गए। तो चारा घोटाला क्या है, मतलब जो जिन बच्चों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ चारा घोटाले? बॉर्डर क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें ना कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जानवरों की फीड जो होती है, उनके जानवरों के लिए जो भी उनका चारा आता है डिफरेंट में, उसे खाने का उसकी दवाई आती है, उसकी खरीदारी होती है। तो उसकी खरीदारी के लिए टेंडर सब होते हैं। उस टेंडर्स में या फिर चारा लाया जाता है तो कैसे लाया जाएगा, गाड़ी से लाया जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक तो जिसे होता है ना कि बढ़ा करके उसको दिखाना, या फिर जो कुछ कैरी कर रहे हैं तो गाड़ी दिखाना पड़ेगा आपको कन्वेंस के लिए जी। तो धीरे सीएजी रिपोर्ट ये फ्लैग कर रहा था। सीएजी रिपोर्ट बीच में पहले आता ही नहीं था, तो ये चीज़ें चल रही थी। हमको लगता है 80 के आसपास, 79-80 के आसपास से ये चीज़ें इस डिपार्टमेंट में चल रही थी। वो चीज़ को इन लोगों ने या तो फ्लैग नहीं किया इन्होंने, या फिर ध्यान नहीं दिया। तो इनके टाइम में आते आते बड़े रूप में होने लगा। ऐसे रूप में होने लगा कि भाई आप 4 व्हीलर दिखा करके 2 व्हीलर का नंबर दे रहे हैं आप, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चला है। सो जो है तो वो सब जब हुआ तो पहली बार 95 में इनको फ्लैग किया। उनके मुकुंद प्रसाद थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तब तक लालू जी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो आई थिंक 96 के जनवरी की बात है या दिसंबर की बात है, वो बुला के पूछते हैं कि है क्या, समझाओ। तो बोले कि भाई ये डिपार्टमेंट में ये है वो है, और ये मुख्यमंत्री थे, और उसी बीच में कुछ समय के लिए उस विभाग के मंत्री भी रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ इनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन उस विभाग में इस एक्सटेंट तक हो रहा है, नीचे तक हो रहा है, ये पता नहीं था। तो ये जब प्रेसिपिटेट हुआ, जब उसकी वो शायद 96 में शायद वो इसने किया था, सीएजी ने भी किया, वो फ्लैग किया था। तो जब ये चीज़ें बड़ी होती गई, जब 5 पिटिशनर इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी एवं ललन सिंह, मतलब ये सारे 5 पिटिशनर जो क्लब किया है, जब उसको सीबीआई लेती है, तो वो ये अचानक ही बड़ा होता चला गया। तब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब पता चला यार 950 हज़ार करोड़ का घोटाला है ये। और उसके बाद कितने ऑफशूट हुए, इन पर कितने डीए केस लगे उसके। तो ये चीज़ था। तो एक तरह से ऑफकोर्स दिस वाज ए स्कैम। अब तो ये कन्विक्शन हो चुका है, बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो हाउ कुड ए सगेशियस एंड वाइज चीफ मिनिस्टर लाइक हिम कुड नॉट मेक इट आउट कि अगर इतना पहले से चल रहा था, या तो कोई डिपार्टमेंट फ्लैग नहीं कर रहा था, या फिर एक सेलेक्टिव इग्नोरेंस था कि ये हो रहा है यार, होने दो, क्या हो रहा था। तो जो भी कन्विक्शन हुआ है, जो उसके ऑफशूट्स केस हैं जी, ये वाले केस में, ये वाले केस में बरी भी हुए हैं, और मेन फॉर्डर वाले में भी हुए हैं, कुछ में बरी भी हुए हैं। तो बहुत सारे उसके केसेस थे। तो ये था फॉर्डर स्कैम में एक श्याम बिहारी सिन्हा का भी नाम आता है कि किस प्रकार की उनकी भूमिका थी। कोई पता नहीं उनका कोई कन्विक्शन और उस तरह से वो नाम नहीं आया। लेकिन अब एक झारखंड से, रांची से पूरा स्टार्ट होता है, मतलब झारखंड, अभी झारखंड चला गया, उस एरिया से, हजारीबाग वाले एरिया से स्टार्ट हो करके पूरे बिहार में वो फैलता है। और आप देखिए मतलब क्या नियति है, जिस आदमी ने जिस विभाग से स्टार्ट किया करियर, एनिमल हस्बेंड्री विभाग में, वही विभाग इनका काल बना जी। उसी विभाग के कारण, उसी विभाग के घोटाले के कारण का कन्विक्शन हुआ।
नहीं तो संतोष जी, एक और सवाल आखिर में चलते चलते कि लालू यादव एक तरह से सामाजिक न्याय के चेहरे बने थे दो अगर 1990 में, और उसमें कोई ये नहीं था कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि यादव मुस्लिम या एमवाई समीकरण की बात जो जोड़ के देखा जाता है आरजेडी से, तो ये कैसे खोते चलेगा ये वाला जो बाकी आधार था, चाहे वो ईबीसी हो या ओबीसी की भी अन्य जातियां हो या दलित हो। लालू जी ये, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है कि बच्चों को नहलाते थे, उनको साड़ी बांटते थे, धोती बांटते थे, तो वो 2005 आते आते वो जनाधार चला गया वो, तो मतलब बीजेपी भी ले गई, नीतीश भी ले गए, लेकिन लालू जी ने कैसे खो दिया इसको? देखिए, लालू जी की पॉलिटिक्स को मैंने 3 टर्म्स में डिवाइड किया है: मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक वो मंडलाइजेशन के फेज में था, एक तो फर्स्ट पावर का ट्रांसफ़र बिहार में जो होता है वो 90 में होता है, जो कि अपर कास्ट रूल से आप ओबीसी रूल में जाता है। 67 के 72 के बीच में बने, दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री बने, ओबीसी में बने, 7-8 चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो एक मजबूरी में कांग्रेस से सपोर्ट किया होगा। लेकिन कांग्रेस के ऊपर से डॉक्टर श्री बाबू से लेकर के आप जगन्नाथ मिश्रा तक देखते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली अपर कास्ट डोमिनेंस था। तो आई वुड से कि वो एक अपर कास्ट से पावर ट्रांसफर 90 में हुआ है। 90 से 95 तक फर्स्ट टर्म लालू जी एक ओबीसी नन अपर कास्ट के नेता थे। गरीब गुरबा वो वर्ड बोलते थे, वो गरीब गुरबों के नेता थे। उस अम्ब्रेला में ईबीसी भी आता था, दलित भी आता था, ऑफ कोर्स ओबीसी तो आता ही आता था। तो उसको आवाज़ दिया लोगों ने, लोगों को खाट दिया। जो अब नहलाने की बात कर रहे हैं, वो कहते थे कि अरे ये डीएम है, ये तुम लोगों का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट पर जोर देते थे, देखो सर्वेंट लगा हुआ है, ये हमारा सेवक है, ये नहलाएगा, कपड़ा पहना है। वो उनको दिखाने के लिए कर रहे थे कि तुमको ये करना है, यू आर मेंट टू सर्व पीपुल। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बीच सड़क पर लाया, अन्य मार्ग से खींचकर मुख्यमंत्री निवास से, प्रोटोकॉल को रिलैक्स किया। एक वाकया सुनाया था डीएन गौतम ने कि एक बार रोहतास से कहीं आ रहे थे, अचानक झोपड़ी ओपड़ी दिखा, रुको रुको गाड़ी, कहीं रुका। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, कहीं जाता है पहले से जगह को चेक होता है, सैनिटाइज किया जाता है, सिक्योरिटी का ड्रिल होता है जी। अब लालू जी हैं, तो रोका, खटखटाया एक जगह, तो बोला कि के है, अंदर से आवाज़ आई, तो बोलते हैं, पहले बार बोलते हैं लालू, फिर खटखटाया तो के है, इस बार बोलते हैं ललुआ, अपने आप को ललुआ बोल, ललुआ। वो खोला, अरे लालू भैया, तो अब गले मिल जाते हैं उससे। तो वो तो 3 जनरेशन तक सुनाएगा ना अपनी कहानी। एक मणिकांत ठाकुर बीबीसी में पहले थे, वो सुनाया, उन्होंने एक वाकया सुनाया था किस प्रकार वो गए थे खिलाड़ी, इसका रांची के पास है, वहाँ जाकर के कहीं उनको खाने पीने का कोई दिक्कत हो गया, अचानक गाड़ी रोके और एक गरीब के यहाँ से जोड़कर अचार और रोटी मांग के खाए। बाद में बोले देखो ना, अभी हमारा पक्का वोटर बन गया। सुनाएगा सबको कहानी कि लालू जी हमारे यहाँ खाए थे। तो वो जो 5 बरस का फेज था ना, कि रियली मेंट एम्पावरमेंट, लोगों को वॉइस दिया। थाने में लोगों ने, ओबीसी लोगों ने कुर्सी पकड़ना शुरू, बेंच पर बैठना शुरू किया, जो कि नीचे हॉन्चिस पे बैठते थे, कुर्सी पे बैठना शुरू किया, बेंच पे बैठना शुरू किया, असर्ट करना शुरू किया। मंडलाइजेशन का फेज था। सेकुलराइजेशन के फेज में इन्होंने अपना मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट किया, जो कि मुस्लिम पावर ट्रांसफ़र कांग्रेस से होकर के पूरा शिफ्ट कर जाता है भागलपुर राइट्स के पोस्ट जो है कि हमारा नेता आ गया, लालू आ गया। तो वो सेकुलराइजेशन का फेज था, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन 95 से 2000 का जो फेज है वो यादवाइजेशन का फेज है। यादव का एसर्शन ज़्यादा हो गया उनके पार्टी में, और जो कास्ट थे वो एलिनेट करने लगे अपने आप को, खास करके एबीसी, उनके साथ कन्फ्रंटेशन होने लगा कि इनकी सरकार है। वो ये पढ़ नहीं पाए। हालांकि 95 में वोट मिले उनको ईबीसी के, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिले, लेकिन वो क्षरण होता चला गया। तो वो जो यादवाइजेशन का जो दौर होता है, और प्लस उसके टॉप में 2 बड़े फैक्टर, फॉर्डर स्कैम और कास्ट मैसेकर्स। कास्ट मैसेकर्स का चर्म जो अर्ली 90s से शुरू होता है, करीब 375-76 लोग मारे गए करीब, मतलब 1-1.5 दर्जन कास्ट मैसेकर्स में, अगर 2000 तक का कट ऑफ टाइम लेते हैं। तो इतना कास्ट मैसेकर जो कि प्रोनाउंस हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिवाइड हो गया। तो वो ये चीज़ें, द गवर्नेंस डेफिसिट, फिर गवर्नेंस में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जो 5 साल में ध्यान दिया था। ठीक है, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा के, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अच्छे कंसेप्ट थे, लेकिन कोई बजट नहीं था, एक स्लोगन होकर के रह गया। नारा बहुत अच्छा था,
उनका वो सब कुछ था। लेकिन ये तक 2000 तक आते आते क्या हुआ ना कि जो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो एमवाय, उनको लगा कि एमवाय पॉलिटिक्स से ही काम चल जाएगा, वो गलत थे। वहाँ नीतीश कुमार जब इनके साथ आते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन एक बनना शुरू हो जाता है, जो बनने में 2005 5 साल और लग गया, जो कि 2000 से 5 कांग्रेस से समर्थित सरकार लेकर के वो चला लेते हैं सरकार को। तो मुझे लगता है कि उस फेज में 2000 तक में आई थिंक वो जो उनका इकबाल था, वो जो हनक था, वो छीन हो जाता है और कहीं न कहीं ही वॉज रेलीगेटेड एज ए यादव लीडर, जो कि उनकी पॉलिटिक्स प्लस द लॉस ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट, कास्ट मैसेकर्स, फॉर्डर स्कैम की बदनामी, ये सब मिल करके और प्लस द कंकरेंट राइज ऑफ नीतीश कुमार एज लीडर, कंकरेंट राइज ऑफ बीजेपी एनडीए एज ए पॉलिटिकल फोर्स, ये सब मिल करके फिर लालू जी का। तो संतोष जी, एक और बात जो लालू जी के खिलाफ में कही जाती है, या बल्कि अभी भी बीजेपी या जेडीयू जंगल राज, नीतीश जी जिसे बार बार कहते हैं, याद है ना तुमको 2005 से पहले, तो ये जंगल राज ये कहाँ से चिपक गया? ये मतलब क्या जंगल राज के मायने हैं? ये कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, उस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ही आया। फर्स्ट बार हाई कोर्ट ने एक निर्णय में, किसी केस एग्जैक्टली याद नहीं है, एक केस के निर्णय में ये ऑब्जर्वेशन दिया था, वहाँ से अपोजिशन इसको पिक करती है। जंगल राज का मतलब उस समय यही था जो हमने आपको डिफाइंड किया, द कास्ट मैसेकर, द लॉलेसनेसेस, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, रोड रॉबरीज। अंतर अभी का क्या है? अगर आप 2005 से लेकर के मर्डर का चार्ट लेंगे तो आपको 3002 से लेकर के 2500 तक में घूमेगा मर्डर का चार्ट, मोस्टली लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड। वही एक टेबल चल रहा है, 2500, 2700, 2800, 2500, 2800, 3100, 3200, यही चल रहा है। तो वो आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब किडनैपिंग और रैंसम का चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा। जब आप देखेंगे रोड रॉबरीज का देखेंगे तब पता चलेगा, कास्ट मैसेकर चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा कि तो ये चीज़ें गवर्नेंस की डेफिसिट थी, या नीतीश कुमार एक गवर्नेंस का एजेंडा लेके आए थे। तो उनको एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव में एक अपोजिशन को बैकफुट डालने के लिए सूट किया। इसीलिए नीतीश कुमार अपने 5 साल के रूल को पिछले 5 साल से कंपेयर नहीं करेंगे, वो सीधे 20 साल के ब्लॉक में जाते हैं। वो उनको ये बताना चाहिए ना कि आपने पिछले साल 5 में क्या किया था, वो क्यों करेंगे, वो उनको सूट करेगा। वो एक ब्लॉक के रूप में यूज करते हैं कि 20 साल हम राज किया, हमने ये किया वो किया, सारा पॉजिटिव्स गिनाते हैं। अब इनके समय में जो क्राइम हुआ उसको बात नहीं करते हैं कि भाई आपके यहाँ भी तो अभी खेमका का मर्डर हुआ, पारस हॉस्पिटल का जो सीन गया कि भाई आपकी पुलिस क्या कर रही थी। ऐसा नहीं, क्राइम ऐसा चीज़ थोड़ी है कि आपने कहा आज कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल हो गया। वो कुछ ना कुछ चीज़ें होगी आपको, तो उस चीज़ें ऑफकोर्स ज़्यादा हुई उस चीज़ों को, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इनकैश किया। गवर्नेंस डेफिसिट बहुत था, मतलब यहाँ था कि भाई उनके जो एक बार बिहार घुस रहे थे तो एम्बेसडर खड़खड़ाने लगा, तो मंत्री को, अपने रोड मिनिस्टर को कहे, ट्रांसपोर्ट पीडब्ल्यू मिनिस्टर को, बिहार आ गया क्या जी? हाँ, तो तुम ही ना मंत्री हो, काहे रोड बनाते हो? मन करता है कि ट्रैक्टर के ट्रॉली बिठा करके तुमको 60 किलोमीटर चलाएं, तुमको पता चलेगा खराब रोड क्या है। तो वो ऐसा नहीं, उनको नहीं दुखता था, लेकिन बाद में सीरियस नहीं होते थे। तो जो भी DN गौतम बताए कि पीछे जो उनके साथ बहुत क्लोजली काम किए कि 5 वर्ष तक बड़े सीरियस थे, लेकिन बाद में किसी ने पढ़ा दिया, सर ये सब क्या करना है, आपका MOI है ना, यही जिता देगा आपको। वो जो MOI को घुट्टी पिलाया ना, कहीं की समथिंग वेट टू कास्ट कैलकुलेशन, द सोशल कम्बिनेशन वेंट टू हिज हेड, और उसके बाद चीज़ें उनके आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। नहीं, तो जो आपने किताब में भी लिखा है कि जो तेजस्वी का चैलेंज है कि ये MY से परे जाना है, लेकिन मैं एक बात मुझे ये याद आ गई कि नीतीश कुमार के बारे में भी आपने लिखा है कि डेवलपमेंट, जब नीरज कुमार उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि चुनाव जो है विकास से नहीं जीता जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, जीता जा सकता है। तो बिहार में बार बार बहस ये बनी रहती है कि जाति बनाम विकास। हाँ, तो ये नीतीश का कन्विक्शन था, या उन्होंने भी एक कन्वीनियंस के लिए जाति का भी, जैसे आपने कहा कि भाई ऊपर से चॉकलेट लगा दिया वेनिला के ऊपर, हाँ, लेकिन डेवलपमेंट से चुनाव जीता जा सकता है, या जाति ही जीती जाती है बिहार? नहीं, डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी किताब में जो लिखा है कि 1937 में जो चुनाव हुआ तब भी, और ये मेरे लिए पहली बार मुझे जानकारी मिली कि हमारी धारणा कि बिहार में जो राजनीतिक जाति की राजनीति है, पोलराइजेशन है, वो बहुत रीसेंट फिनोमिना है, ये मैं समझता था नहीं है, लेकिन ये आज़ादी से पहले से बात थी। हाँ, तो हाँ। कुल मिला के मतलब जाति बनाम विकास वाली जो बहस है उसको आप कैसे देखते हैं? ये सबसे आखिरी सवाल है। आप इसको ऐसे समझिए ना कि एक जो आपका जो
डो है ना, पिज्ज़ा का डो होता है ना, जी डो कास्ट का है। जी। और जितनी सजावट है, वो पनीर है, टमाटर है, टॉपिंग। अजीनोमोटो है, जो भी आप देते हैं वो आपका डेवलपमेंट फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर कर लीजिए। हमेशा से बिहार की राजनीति में अभी तक, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, फॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, वो डो हमारा कास्ट का ही है। वो सोशल कम्बिनेशन का डो अभी नहीं टूटेगा, बना बहुत आसान नहीं है। इतनी इसकी जकड़न इतनी ज़्यादा है, वो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट का बहुत अच्छा किया। आई वुड ऑलवेज थे कि नीतीश कुमार की ब्रिम थ्योरी है, मेरी अपनी ओरिजिनल थ्योरी है कहीं की भी, कि इनका 70% जो है ग्लास या तो आरजेडी का या बीजेपी का, इनका 30% है। लेकिन जिसमें जाते हैं वही ब्रिम करता है, ये टॉप पर ही रहते हैं, वो 30 नीचे नहीं रहता है। तो ये इन्होंने एक बहुत सक्सेसफुली डेवलपमेंट का, मैं कहूँगा उसका फैक्टर का एक फ्रेश नैरेटिव दिया। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रशांत जो बात कर रहे हैं फ्रेश है, तो वो जो इतना कास्ट चल रहा था, एक फ्रेश नैरेटिव दिया, बेस में वही था, नीचे ये लोग भी कास्ट कैलकुलेशन में बहुत अच्छी तरह से। तो और दूसरे मत भूलिए कि एनडीए के साथ जब ये आते हैं तो एक रेनबो कोलिशन बनता है, जिसमें कि एक दलित वोट दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपर कास्ट के वोट दे रहे हैं, जो म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ वोट्स, ट्रांसफर ऑफ वोट्स होता है एनडीए के साथ आने के बाद, जी। वो एक सोशल कम्बिनेशन के कारण भी होता है। और उनका जो फेस है वो दैट वाज ऑफ कोर्स द बिग प्लस, क्योंकि बिहार को एक फेस की जरूरत थी। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने कास्ट के प्रैक्टिस करने के बाद नीतीश कुमार की चर्चा कभी कास्ट लीडर के रूप में नहीं होती है, बट आई थिंक ही वुड हैव प्रैक्टिस एज मस्ट कास्ट अरिथमेटिक इन इलेक्शंस ड्यूरिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन एज एनी पार्टी कुड हैव डन। जी। उन्होंने भी वही किया होगा, लेकिन उन्होंने एक डेवलपमेंट के नैरेटिव को, एक फ्रेश नैरेटिव बिहार में लाया, उस पर काम भी किया। बिजली, सड़क, पानी, सोशल एम्पावरमेंट, आप देखिए किसी भी मतलब आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जाइए, स्कूल्स की बिल्डिंग्स देखिए, एक स्वयं की अब 5 स्टार बिल्डिंग की तरफ आपको लगेगा। रेमिंगटन टाइपराइटर से लेकर के आईटी तक के स्वयं की ऑफिस तक की यात्रा किया है, ये भी नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने बिहार म्यूजियम दिया, बापू सभागार दिया, सरदार पटेल भवन दिया, राजगीर जैसा ग्लास ब्रिज दिया। तो एक बिहार को एक न्यू फेस तो दिया, तो एक डेवलपमेंट जो लोगों को चाहिए था वो दिया। और सब जानता है कि कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कास्ट प्रैक्टिस करने से तेजस्वी को क्यों दिक्कत हो रहा है? दोनों कास्ट ही कर रहे हैं, व्हाट डिफरेंशिएट केसरी उसको अंतर करता है? आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। वो जो डेवलपमेंट वाला जो बात है, जो एक फ्रेश नैरेटिव वाली बात है, वही डिफरेंशिएट करता है दोनों को। अदरवाइज तो कास्ट तो सब प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए लंबा समय निकालने के लिए। तो संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जेपी टू बीजेपी, और उन्होंने बताया कि इसका हिंदी संस्करण भी आने वाला है। इसका पहला वाला ये था, जस्ट इन केस रीडर्स भूल गए हों। एनीवे मतलब बहुत अवेलेबल है, और इसका हिंदी आ रहा है, मैं ही अनाउंस कर देता हूँ जी। जेपी टू बीजेपी ही नाम रखा है, चूँकि नाम इतना पॉपुलर है। 100 साल के आईने में बिहार, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वाणी प्रकाशन से हिंदी में रूपांतरित होकर के ये किताब आ रही है। शुभम कुमार ने उसको ट्रांसलेट किया है, बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है, मैंने भी थोड़ा सा हाथ आजमाया, कुछ नए चैप्टर्स भी जोड़े हैं, तो लोगों को एक फ्रेश लगेगा कि किताब मिल रही है। नहीं तो ये किताब जो है, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति, खास करके पिछले 100 साल की राजनीति समझनी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो आज़ादी के पहले भी जाति किस तरह से बिहार की राजनीति का फैक्टर थी, वो भी उल्लेख इस किताब में मिलता है। और पिछले 50 सालों का तो बहुत विस्तार से, खास करके जेपी आंदोलन के बाद से, जो किताब में कहा भी गया है कि जो ग्रीन जो है कैसे संभाल लिया, मतलब जो समाजवादी धारा को बीजेपी ने कैसे संभाल लिया अपनी राजनीति में, उसको निगल लिया, अगर कहें सही शब्द ये होगा। तो संतोष जी ने 2025 के चुनाव के संदर्भ में सारे नेताओं के बारे में विस्तार से बातचीत की, और चुनाव अभी दूर है, नतीजों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन दोबारा है कि अगर आप बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं तो जेपी टू बीजेपी ज़रूर पढ़िए।